नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं आरएस मेंस 2025 के लिए। सब्जेक्ट जो है वो चल रहा है मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो, जैसा कि आपको पता है, पेपर फर्स्ट यूनिट थर्ड का पार्ट बी है। इससे पहले हमने पार्ट ए कंप्लीट कर लिया है जो सोशियोलॉजी है। पार्ट बी में मैनेजमेंट आता है और पार्ट सी में ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है 5-6 चैप्टर्स है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम पूरा कंप्लीट करा चुके हैं 6 लेक्चर्स में। ये आज का जो लेक्चर है ये 7th लेक्चर है जो चैप्टर सेकंड का फर्स्ट होने वाला है। टॉपिक का नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। आज हम 2 टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, उसमें सिर्फ डेफिनेशन और समझने की बात है। उसके अलावा सेकेंड टॉपिक जो हम लेंगे वो लेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। तो आज के इस चैप्टर में, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ेंगे और सेकंड टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ेंगे, चाहे वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो चाहे वो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हो फाइनेंस के, जैसा कि आरपीएससी ने सिलेबस में बताया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं एक बार सिलेबस की तरफ। सिलेबस में जैसा कि मैंने आपको बताया 5 चैप्टर है। चैप्टर नंबर फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग था, वो लेक्चर नंबर 1 था। मार्केटिंग मिक्स जो था वो लेक्चर नंबर 2 था। प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन हमने सब पढ़ा। लेक्चर नंबर 3 SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड था। लेक्चर नंबर 4 जो था वो लॉजिस्टिक्स मिक्स से संबंधित है। लेक्चर नंबर 5 जो था वो ई कॉमर्स एंड ई मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया लेक्चर 5 में। लेक्चर नंबर 6 बिजनेस एंड कॉर्पोरेट एथिक्स के साथ मैंने चैप्टर नंबर 1 को कंक्लूड कर दिया। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में फर्स्ट टॉपिक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, हम ये पढ़ेंगे अभी। और सेकंड टॉपिक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, चाहे वो शॉर्ट टर्म सोर्सेज हैं या लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं, ये दोनों चीजें मैं आपको आज के लेक्चर में यहां पर कंप्लीट करा दूंगा। के बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है, ये 7th लेक्चर है। अगर इससे पहले कि आपने ये सारे लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले ये कंप्लीट कर लीजिएगा। डायरेक्ट इस लेक्चर पे मत कूदिएगा क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा एक मार्केटिंग में ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड चल रही हैं, ठीक है। तो इस जोन में पहले आने के लिए आप ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कीजिए, इसके 6 लेक्चर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद 7th लेक्चर जो है वो आप पढ़ना शुरू कीजिएगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इसके बाद जो 8th लेक्चर में लूंगा उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये 3 टॉपिक हम उसमें एक साथ लेंगे। डन। और सब्सिक्वेंटली ऐसे अलग अलग टॉपिक्स करते हुए हम पूरा जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट का वो कंप्लीट करेंगे। 20 मार्क्स का पेपर आता है। मैनेजमेंट का पोर्शन जो है वो 20 मार्क्स का आता है। 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो 2 नंबर के आएंगे। 5 क्वेश्चन 2 नंबर के, टोटल हो गए 10 नंबर। और 2 क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के आ जाएंगे, टोटल हो गए 10 नंबर। इस तरह से टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे और इन 7 क्वेश्चनों की तैयारी मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा। मोटी मोटी बात यह है कि मेरा ये लेक्चर देखने के बाद एक भी ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इससे बाहर आ जाए। मैंने एनसीईआरटी को फॉलो किया है और बाकी सारे जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं वहां से फॉलो करते हुए हम ये चीज आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि ये आप फोटो देख रहे हैं साथ में, है ना, साइड में, ये फोटो भी एनसीईआरटी से ही ली गई है। सीधा सीधा फाइनेंशियल मैनेजमेंट 241 पेज नंबर, और ये जो चार्ट्स वगैरह हैं सब कुछ, डेफिनेशंस वगैरह सब एनसीईआरटी से दिख रही है। आपको मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप लेक्चर देखिए, डायरेक्ट सीधे सीधे समझने की कोशिश करो, इन डेफिनेशंस को रट लो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आप सब्जेक्ट में, टॉपिक में महारत हासिल कर लेंगे। सीधे सीधे बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इंग्लिश में लिखा हुआ है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसको सीधे सीधे सब शब्दों में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो वेल्थ का मतलब होता है संपत्ति और मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है उसमें बढ़ोतरी करना, उसमें इंक्रीमेंट करना, उसको बढ़ाना, ठीक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में किसी भी कंपनी, किसी भी बिजनेस में अगर आप किसी कंपनी की संपत्ति जो है, टोटल ओवरऑल वैल्यू जो है, प्रॉपर्टी जो है, एसेट जो है पूरी कंपनी के, उसकी वैल्यू को बढ़ाना जो है वो क्या कहलाता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। ये एक लॉन्ग टर्म नोशन है। ऐसा नहीं है कि आज 100 रुपए थी, कल 200 रुपए हो गई, कल 200 रुपए हो गई तो ये मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ हो गया। नहीं, आज 100 रुपए है, 10 साल बाद अगर ये 700 रुपए तक पहुंचती है तो हुआ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये जो हुआ 100 से 200 रुपए, इसको हम कहेंगे 1 साल या 2 साल के इंटरवल में, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कि आपने प्रॉफिट किया। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है आज जो चीज 100 रुपए की है, कल वो अगले साल वो जाके 120 की हो और तीसरे साल में जाके वो 90 रुपए की ही हो जाए। तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट तो हुआ, लेकिन वेल्थ क्या मैक्सिमाइज हुई? टोटल ओवरऑल वैल्यू तो 90 ही रह गई दूसरे साल में, 2 सालों में, ठीक है। तो जो शॉर्ट टर्म इंक्रीमेंट होता है वैल्यू में, उसे हम कहते हैं
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और जो लॉन्ग टर्म गेन होता है 7 साल 8 साल 10 साल 20 साल में, जो आपकी कंपनी की ओवरऑल वैल्यू जो बढ़ती है, प्रॉपर्टी जो बढ़ती है, वो क्या कहलाता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट कहलाता है। सीधी सीधी में अगर डेफिनेशन की बात करूं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो होता है कि आर्थिक जो प्रबंधन किया जाता है, उसका प्राइमरी एम ये होता है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। अब अगर किसी कंपनी की वेल्थ बढ़ेगी तो बट नेचुरल है कि उस कंपनी के शेयर्स जिसने भी ले रखे हैं उन शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ेगी। अगर कोई शेयर 100 रुपए का था, अगर कंपनी 1000 रुपए की थी और वो 2000 की हो गई, तो जो शेयर 100 रुपए का था वो भी तो 200 रुपए का आएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है तो वो कहां शो होगी? वो सीधे सीधे शो होगी कंपनी के शेयर्स में। और शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बढ़ाना, आपके पास लाख रुपए के शेयर हैं और 10 साल बाद वो शेयर जो है वो 10 लाख रुपए के हो गए, तो ये जो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ बढ़ी, ये ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहलाया। अब चाहे वो कंपनी के फॉर्मेट में आप देख लो या शेयर होल्डर्स के फॉर्मेट में आप देख लो, इसी तरह की बातें यहां पर की जाती है और इसी चीज को हम क्या कहते हैं? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट। ब्रॉड वे में हम देखें तो कंपनी की वेल्थ बढ़ रही है, नैरो वे में हम देखें तो उस कंपनी के शेयर्स जिस जिस व्यक्ति ने ले रखे हैं उस शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ रही है। बात समझ आ गई? वेल्थ बढ़ाना है, लॉन्ग टर्म में बढ़ाना है। अब कंपनी के जो शेयर्स की मार्केट प्राइस है वो 3 डिसीजंस पे डिपेंड करती है। मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर्स आर लिंक्ड टू द 3 बेसिक फाइनेंशियल डिसीजन। कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं बेसिक, जिससे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डिपेंड करती है? और अगर कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये 3 डिसीजन आपने अच्छे से ले लिए, तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी, और कंपनी के शेयर्स की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो पूरा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन शॉर्ट टर्म में होगा, और वही अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंटिन्यूअसली चलता रहा तो वो लॉन्ग टर्म में होगा। बात समझ आ गई? अब वो 3 फाइनेंशियल डिसीजन कौन कौन से हैं? IFD, ये 3 डिसीजंस आपको याद रखने हैं। इन 3 डिसीजंस की वजह से ही वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है। आपको बात समझ में आ गई? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? संपत्ति में बढ़ोतरी होना, लॉन्ग टर्म में होना, जिससे कि क्या होता है? कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ना, शेयर्स के प्राइसेस बढ़ना, मार्केट वैल्यू बढ़ना। वो मार्केट वैल्यू शेयर्स की कैसे बढ़ेगी? 3 फाइनेंशियल डिसीजन से। कौन कौन से फाइनेंशियल डिसीजन है? IFD। आई क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कंपनी जो इन्वेस्ट कर रही है वो कितना अच्छे से कर रही है। दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन, कंपनी जो फाइनेंशियल चीजें इन्वेस्ट कर रही है, फाइनेंशियल डिसीजन जो ले रही है। कौन कौन से हो गए फाइनेंशियल डिसीजन? जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कम से कम लगना चाहिए उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तीसरा डिविडेंड डिसीजन, कि डिविडेंड जो देखने को मिल रहा है प्रॉफिट के बाद, वो उसमें किस तरह से डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये 3 डिसीजन अगर सही तरीके से लिया जाएगा तो शेयर्स की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, और शेयर्स की मार्केट वैल्यू अगर बढ़ेगी तो अल्टीमेटली कंपनी की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा। बात समझ आ गई? ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ आ गई? इसको पढ़ लीजिएगा, इसके PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ये देखिए यहां जो मैंने फोटो ये आपको दिखा रहे हैं, ये क्या है कि ये जो आपको अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में, ये कहलाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वैल्यू बढ़ रही है कंपनी की, नो डाउट, वैल्यू शेयर्स की बढ़ रही है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ रही है, लेकिन वो शॉर्ट टर्म में बढ़ रही है और वो फ्लक्चुएट कर रही है, ऐसे बढ़ रही है। 100, 102, 104, 103, 101, 105, 106, 104, 101, 99। समझ आ गया? ये हर दिन हो रहा है। तो ये जो चीज हो रही है ये क्या है? 100 से 102 तक जाना इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। 102 से 104 तक जाना 2 रुपए का मैक्सिमाइज ऑफ प्रॉफिट। 104 से 103 पर आना, ये तो यहां पर लॉस हो गया, फिर वापस लॉस हुआ, फिर 101 से 105 में प्रॉफिट हो गया, 105 से 106 में प्रॉफिट हो गया, फिर यहां लॉस, एक और लॉस और लॉस। तो अल्टीमेटली आपको पता नहीं कि कल आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, तो जो शॉर्ट टर्म गेन्स होते हैं, अप्स एंड डाउन जो शॉर्ट टर्म में चलता है, उसे हम कहते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, डिविडेंड जो है उसमें थोड़ा थोड़ा इजाफा होते रहना मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन कंपनी 10 साल 20 साल 15 साल शॉर्ट टर्म स्पैन में हम देखें तो कंपनी के शेयर्स का कंटिन्यूसली बढ़ते रहना क्या कहलाता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, जब आप ग्राफ को 5 दिन के उसमें देखोगे तो ग्राफ ऐसा दिखेगा।
ठीक है, कभी एक दिन प्रॉफिट जा रहा है, फिर लॉस हो रहा है, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। लेकिन अल्टीमेटली अगर आप उसी ग्राफ को 1 साल के स्पैन में देखेंगे तो वो ग्राफ कैसा जाएगा, वो ग्राफ ऐसा जा रहा है। दिस इज नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो हर दिन के बेसिस पर हुआ। यहां पर दिन है, यहां पर वैल्यू है, यहां क्या है, वैल्यू, और ये क्या है, डेज। ये जो ग्राफ है ये क्या दर्शा रहा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां भी वैल्यू है, ठीक है, और यहां क्या है, मंथ्स या ईयर्स। ये ग्राफ इस तरह से दिखेगा हमेशा ऊपर जाता हुआ। हालांकि इनमें आप जूम इन करके देखेंगे डेली बेसिस पे तो फ्लक्चुएशंस हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो फाइनल आउटकम है वो प्रॉफिट ही जा रहा है। दिस इज नोन एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, दिस इज नोन एज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मींस अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। यहां पर भी प्रॉफिट ही हो रहा है, यहां पर भी वैल्यू इंक्रीमेंट ही हो रही है, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हो रही है और इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स हो रही है। ठीक है, कि आपकी जो शेयर वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, डिविडेंड जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो उसे क्या कहेंगे हम, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ जो है वो इंक्रीमेंट होता है इन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इन लॉन्ग रन। वही 5 साल 10 साल का खेल। बात समझ आ गई? अब इसका डिफरेंस देख लें हम, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो क्वेश्चन बनता है वो 2 नंबर का बनता है। पहला क्वेश्चन तो कि व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सीधे सीधे पूछ लेंगे, जो 2018 में मेरा ख्याल है पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन ही था व्हाट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन अगर 5 नंबर में पूछने की कोशिश करता है, वैसे तो मैनेजमेंट का सिलेबस इतना बड़ा है कि मुश्किल है इस तरह का सवाल बनना, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी जगह पर भी बैंकिंग, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उन पे क्वेश्चन बनता है, और भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन फिर भी अगर यहां से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो बनता है राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो उसका आंसर ये मैं आपके लिए ले आया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? पहला तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, कहते हैं शॉर्ट टर्म गेन, गेन हो रहा है लेकिन शॉर्ट टर्म गेन हो रहा है, ठीक है, कि 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन के इंटरवल से हम उसको देख रहे हैं। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या हो रहा है, शेयर होल्डर्स की जो वैल्यू है, मतलब शेयर्स की जो वैल्यू है या कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये एक नैरो अप्रोच है, ये सिर्फ प्लस माइनस देखती है कि प्लस ग्रीन या रेड, ग्रीन या रेड, ग्रीन मतलब पॉजिटिव साइड जा रहा है और रेड मतलब नेगेटिव साइड जा रहा है। जबकि ये क्या है, हॉलिस्टिक अप्रोच देखता है, ये ना सिर्फ शेयर होल्डर्स की वैल्यू देख रहा है, शेयर्स की वैल्यू देख रहा है, जब बल्कि जो लैंड हमने एक्वायर की हुई है प्रोडक्शन के लिए या वेयर हाउस के लिए, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, तो अल्टीमेटली कंपनी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो भी एसेट्स हैं सब कुछ देखता है ये लेस फ्लेक्सिबल होता है, ये मोर फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पे हाई रिस्क टॉलरेंस होता है, अगर थोड़ा सा भी रिस्क लिया और वो नेगेटिव भी जा सकता है, लेकिन यहां पर बैलेंस्ड रिस्क मैनेजमेंट होता है। ये सारी चीजें आपको इंक्लूड करनी है। आपके 5 नंबर का जो आंसर आपको लिखना है क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे हिसाब से मुश्किल है इस तरह से पूछना, ठीक है। आप ग्राफ भी बना सकते हैं कि ग्राफ में इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है, यहाँ डेज लिख देना, यहाँ वैल्यू लिख देना, और ये जो जा रहा है ये हमेशा ऊपर ही जा रहा है, यहाँ डेज और यहाँ ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ भी बना सकते हो। 4-5 पॉइंट हो गए, आपको 5 नंबर का आंसर आपने लिख दिया 50 वर्ड्स में। देन इसको सेंटेंसेस में फॉर्म कर लीजिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये पूरा कंप्लीट है, इसमें और कुछ नहीं बनता, ठीक है। समझ में मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आप ग्राफ बना के, डायग्राम्स बना के, फाइनेंशियल डिसीजंस वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसको आप रिवाइज कर लीजिए पीडीएफ से, ये एनसीईआरटी का ही डेटा है सारा, एनसीईआरटी या एनआईओएस और भी, हाँ एनसीईआरटी यही है बेसिकली। फोटोज वगैरह भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बिजनेस स्टडीज की बुक आती है उससे लिया गया है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कोई डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की डेफिनेशन भी मैंने आप बता दी। ग्राफ अगर आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए, मतलब एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा पॉइंट वहां पर जाता है। तो ग्राफ, फ्लो चार्ट्स वगैरह बना के आप किसी भी आंसर को अप्रोच कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है, तो हमने अभी क्या किया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का टॉपिक जो है ये कवर कर लिया है, और इस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के साथ हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी कर लिया। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसमें 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, वो है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कोई भी कंपनी है उसको चलने के लिए, जैसे आपके चलने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप अगर रनिंग करके आए 10 किलोमीटर तो आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है तो आप 10 किलोमीटर रन नहीं कर सकते। वैसे ही किसी कंपनी को चलने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, पैसों की जरूरत होती है, और पैसे 2 तरीके से आते हैं, ठीक है। एक तो आते हैं शॉर्ट टर्म,
कि भाई ग्लूकॉन डी पी लिया, शॉर्ट टर्म एनर्जी मिल गई। शॉर्ट टर्म मतलब जो भी लोन या पैसे प्राप्त करने का, कंपनी को पैसे प्राप्त करने का, मनी प्राप्त करने का, फाइनेंस प्राप्त करने का कोई भी साधन ऐसा जो उसको 1 साल से कम टाइम इंटरवल में पैसा प्रोवाइड करा रहा है, वो क्या कहलाता है? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कोई भी ऐसा प्रकार फाइनेंसिंग का, पैसे जिस कंपनी को मिल रहे हो ऐसे साधन से जो उसको 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करा रहा है या पैसे प्रोवाइड करा रहा है, वो क्या होता है? लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंस से ही जो है कंपनी चलती है। जैसे अपनी बॉडी चल रही है एनर्जी से, वैसे कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन वो फाइनेंस से चलेगा। उसको बनाने में भी फाइनेंस की जरूरत होगी। भाई जमीन खरीदने में फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। आपको उस पर बिल्डिंग बनानी है तो पैसा चाहिए, एसेट्स मशीन्स वगैरह लेनी है तो पैसा चाहिए। और उसकी वर्किंग जो चल रही है, जो जिसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं हम, कि डे टू डे फंक्शंस हो रहे हैं, इन्वेंट्री आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, ऑयल डीजल के पैसे वगैरह जा रहे हैं, उन सब चीजों के लिए वर्किंग कैपिटल एंड एसेट फॉर्मेशन के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत होती है। और वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 तरह के सवाल इसमें पूछे जाते हैं। आइदर आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा व्हाट इज डिबेंचर, जो कि एक लॉन्ग टर्म फाइनेंस का साधन है। व्हाट इज प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर, व्हाट इज इक्विटी शेयर, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का सीधा सीधा डेफिनेशन पूछी जाती है, इंस्ट्रूमेंट पूछ लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो सीधे पूछा जाता है मेंशन एनी 5 टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, या मेंशन एनी 4 टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इस तरह के 2 क्वेश्चन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, 2 नंबर में भी और 5 नंबर में भी। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट अपना टॉपिक, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के साधन। फाइनेंस मतलब वो तरीका जिससे कि कंपनी के पास पैसा आए और कंपनी सुचारू रूप से काम करे। अब किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ध्यान से सुनना पॉइंट, पहला पॉइंट, स्टार्ट करने के लिए और उसको कंटिन्यू चलाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फाइनेंस की आवश्यकता होती है। हिंदी में इस वर्ड को मैं ट्रांसलेट करूं तो सीधे सीधे हम बोलेंगे वित्त की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, मनी की आवश्यकता होती है, ठीक है। चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो, जमीन ले रहे हो, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या कोई मशीन्स वगैरह लगा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया फिक्स्ड एसेट, ठीक है। फिक्स्ड एसेट आपने बना लिए कि ये तो हमेशा के लिए परमानेंट रहेंगे। उसके अलावा हर दिन की आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी और रनिंग इट्स ऑपरेशंस, जो मशीन्स वगैरह चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, डीजल वगैरह चाहिए होगा। आपने व्हीकल खरीद लिया, वो फिक्स्ड एसेट फॉर्मेशन में आएगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा? उस गाड़ी में जो पेट्रोल डल रहा है, पीओएल डल रहा है, पेट्रोल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। और क्या डल रहा है? आप जमीन पे अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो वो भी वर्किंग कैपिटल में आएगा। आप किसी मशीन की मेंटेनेंस कॉस्ट दे रहे हो तो वो वर्किंग कैपिटल में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बिजनेस फाइनेंस की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी भी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसे स्टार्ट करने के लिए, जीरो से स्टार्ट करने के लिए और उसके ऑपरेशंस को रन करने के लिए बिजनेस फाइनेंस की आवश्यकता होती है, बिजनेस वित्त की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है। और ये इस वित्त को पाने के अलग अलग साधन होते हैं, वही पूरे टॉपिक है आज का, कि कौन कौन से अलग अलग साधन होते हैं, किस किस तरीके से हम बिजनेस के लिए पैसा जुगाड़ कर सकते हैं, ठीक है, पैसा ला सकते हैं मार्केट से। उसके अलग अलग तरीके हैं। मेजर तरीके से हमने उसको डिवाइड किया है एसटी और एलटी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। कोई भी ऐसा वित्त का साधन जो 1 साल से कम का हो, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में आता है। और कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो जो 1 साल से ज्यादा का हो, ठीक है, वो क्या हो जाता है? वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस होता है। अगर कोई आपको पैसा दे रहा है 9 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 11 महीने के लिए, या 11 महीने 25 दिन के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस हुआ। अगर आपको कोई पैसा दे रहा है 2 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस हुआ। हम आगे आने वाले चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। लेकिन ये जो पी फाइनेंस है, चाहे शॉर्ट टर्म है चाहे लॉन्ग टर्म है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? BF बनाते हैं, बिजनेस फाइनेंस बनाते हैं। और ये बिजनेस फाइनेंस जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यक होता है किसी भी कंपनी को स्मूथली रन कराने के लिए। नो बिजनेस कैन फंक्शन विदाउट एडिकेट अमाउंट्स ऑफ फंड्स फॉर अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटीज।
आपको स्टैब्लिशमेंट तो करना ही पड़ेगा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल के लिए, उसको कंटिन्यूअसली चलाए रखने के लिए उस बिजनेस को भी आपको फंड्स की आवश्यकता पड़ेगी, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप स्टैब्लिश कर देंगे और वर्किंग कैपिटल ही नहीं होगी तो चलेगा कैसे? ठीक है, गाड़ी तो आपने खरीद ली लेकिन पेट्रोल ही नहीं डालोगे, पेट्रोल तो रेगुलर चाहिए होगा ना आपको। ठीक है, तो ये यहां पर बता रहा है, ये इंपॉर्टेंस बता रहा है बिजनेस फाइनेंस की। अब जो फंड्स हमने इकट्ठे किए बिजनेस फाइनेंस से, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, कैसे भी हमारे पास जो भी पैसा आया, मान लीजिए 1 करोड़ आया, 2 करोड़ आया, 3 करोड़ आया, 5 करोड़ आया, कुछ भी एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी, एक एक्स अमाउंट ऑफ फंड्स जो है वो हमारे पास आते हैं बिजनेस फाइनेंस के थ्रू। वो किस किस काम में आते हैं? पहला तो काम होता है परचेजिंग फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट कौन कौन से हो गए? जमीन हो गई, आप लैंड एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, आप उस पर कंस्ट्रक्शन करा रहे हो, आप कोई व्हीकल खरीद रहे हो, तो ये फिक्स्ड एसेट हो गए। ठीक है, द फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट, जो हमेशा परमानेंट रहेंगे, जो नींव हो गई आपके उसकी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपको 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए यहां पर लगाने हैं। उसके अलावा आपको क्या चाहिए? अब आपने ज़मीन ले ली, ज़मीन के ऊपर कंपनी बना ली, मशीन्स आपने खरीद ली, ये सारी चीज़ें फिक्स्ड एसेट हो गई। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने गाड़ियां खरीद ली, वेयर हाउसिंग के लिए आपने और 2-3 गोडाउन खरीद लिए। लेकिन अब जो कच्चा माल की आपूर्ति होगी वो किस में आएगा? वो रनिंग डे टू डे ऑपरेशंस में आ गया, कि रोज के काम के लिए भी आपको पैसा चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या आएगा कि जिस जमीन के ऊपर आपने फैक्ट्री बना के उसके अंदर मशीन्स लगाई हैं और गाड़ियां खरीदी हैं, गोडाउन खरीदे हैं, ठीक है, ये क्या हो गया? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया। अब हम अगर इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए कुछ कच्चा माल यहां से ले रहे हैं, तो उस कच्चा माल को खरीदने के लिए क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए। वो पैसा क्या होगा? वर्किंग कैपिटल होगा। वो पैसा जिस गाड़ी में रख के आ रहा है, उस गाड़ी में जो पेट्रोल डल रहा है, वो क्या होगा? वर्किंग कैपिटल होगा। यहाँ जो मशीन्स चल रही हैं, उस मशीन्स की जो इलेक्ट्रिसिटी का फंड हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दे रहे हैं, वो वर्किंग कैपिटल हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई मशीन खराब होती है तो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट या लुब्रिकेशन कॉस्ट जो है वो क्या होगी? वर्किंग कैपिटल में आ जाएगी। फिर वहां से वो फिर ट्रांसपोर्ट हो रहा है गाड़ियों के थ्रू, तो गाड़ियों का POL का जो खर्चा आएगा, पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन या उनकी सर्विसिंग का जो खर्चा आएगा, वो वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। फिर यहां से वो सामान गया गोडाउन में। अब अगर गोडाउन आपने खरीदा हुआ है तो ठीक है, कोल्ड स्टोरेज अगर आप कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। अगर आपने गोडाउन खरीदा नहीं है, रेंट पे है, तो वो रेंट का जो पैसा जा रहा है वो वर्किंग कैपिटल जा रहा है। तो इस तरह से किसी जो भी आप फाइनेंस लेंगे, जो भी आप पैसा लेंगे, जो भी फंड्स आपके पास आएंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, वो पहली तरीके से तो काम आएंगे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के टाइम पर। ठीक है, इनिशियल फेज ऑफ बिजनेस में। फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली काम आएंगे वर्किंग कैपिटल में। और तीसरी जगह वो काम आएंगे अंडरटेकिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्लान्स इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आपने 10 करोड़ रुपए खरीद लिए, 10 करोड़ रुपए ले लिया, मार्केट से उठा लिया, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। पहला तो आप अगर फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको चाहिए तो आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चाहिए होंगे। पहली चीज तो ये। ठीक है, तो आपने 10 करोड़ रुपए उठा लिया लॉन्ग टर्म से, उससे आपने एक जमीन खरीद ली, आपने फैक्ट्री बना ली, मशीन्स खरीद ली। अब आपको रोज के काम के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो वर्किंग कैपिटल आपके पास ऑप्शन है, आप शॉर्ट टर्म भी ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी ले सकते हैं। ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म लेते हैं। शॉर्ट टर्म से आपने काम करवाना शुरू किया। अब आपको पता चला कि भाई मार्केट की तो डिमांड बहुत ज़्यादा है, मेरे पास तो 5 ही मशीन्स है, मुझे और मशीन्स चाहिए, मुझे 10 मशीन चाहिए। तो ये क्या हुआ? ये हुआ एक्सपेंशन प्लान। आपके पास 5 गाड़ियां हैं, आपको 5 गाड़ियां और चाहिए। आपके पास 5 गोडाउन है, 5 गोडाउन और चाहिए। तो ये क्या हो गया? आपका बिजनेस एक्सपेंशन हो गया। तो पहली चीज़, जो भी आपने फंड लिए मार्केट से, चाहे वो शॉर्ट टर्म तरीके से लिए चाहे वो लॉन्ग टर्म तरीके से लिए, जो भी फंड है वो आपके बिजनेस में कहाँ काम आए? फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, जो हमेशा फिक्स्ड रहने वाला है, जो परमानेंट रहने वाला है, वहां पर आपने लगा दिए। जमीन खरीद ली, गाड़ियां खरीद ली, मशीन्स खरीद ली, डन हो गई बात। उसके बाद आपका वो पैसा काम आया वर्किंग कैपिटल में, रॉ मटेरियल खरीदने में, पैकेजिंग करने में, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस वगैरह देने में, पेट्रोल डीजल वगैरह भरवाने में, और गोडाउन का रेंट वगैरह कोई देना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस देने हैं, वो सब देने में आपका दूसरा वर्किंग कैपिटल लग गई। और तीसरा जो आपका पैसा लगा, अमाउंट ऑफ मनी, मेजर अमाउंट ऑफ मनी लगा, वो कहाँ लगा? एक्सपेंशन प्लान्स में, कि अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में। ठीक है, चाहे मशीन्स का एक्सपेंशन हो, चाहे वो जमीन और ले रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और लगा रहे हो, चाहे आप गोडाउन्स वगैरह और ले रहे हो, गाड़ियां और ले रहे हो, सारी चीजें जो है वो बिजनेस एक्सपेंशन में आ गई। तो 3 चीजें आपके सामने आ गई। पहला, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए आपको फाइनेंस चाहिए, और एक्सपेंशन प्लान या ग्रोथ के लिए आपको
फाइनेंस चाहिए जो आप या तो शॉर्ट टर्म से लेंगे या लॉन्ग टर्म से लेंगे, इन दोनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बेसिक तो मैंने आपको बता दिया। जैसे यहाँ डिबेंचर होता है, प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, कमर्शियल पेपर होते हैं, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में आपको पानी की तरह क्लियर कट समझा दूंगा। आप अभी ये बताइए मुझे कि अभी तक जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई है वो समझ में आया है या नहीं आया है। नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे, और अगर आपको आ गया है, हल्का फुल्का है, तो एक बार रिवाइज आप कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरा लेक्चर आप रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पूरा एक बार लेक्चर कंप्लीट हो जाए, एक बार और रिवाइज कर लेना और एक बार पीडीएफ पढ़ लेना जो टेलीग्राम चैनल पर मैंने दिया। ठीक है, आगे चले। ये देखो, ये एक फ्लो चार्ट से मैंने समझाया हुआ है कि बिजनेस फाइनेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखो, मोटी मोटी चीजें तो मैंने आपको तीन यहां पर बता दी इस लास्ट पैराग्राफ में। ये तीन चीजों के लिए आवश्यकता पड़ती है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए, और ग्रोथ या एक्सपेंशन प्लान्स के लिए। अब एक बार और थोड़ा सा अच्छे से देखें तो आपको पता चलेगा, फिक्स्ड एसेट परचेज करने आपको, तो आपको बिजनेस फाइनेंस की आवश्यकता पड़ेगी। फिक्स्ड एसेट क्या हो गए, जमीन हो गई, मैन्युफैक्चरिंग जमीन हो गई, कंपनी का कंस्ट्रक्शन हो गया, गाड़ियां खरीद लिया आपने, मशीन्स खरीद ली। उसके अलावा मीट कॉन्टिजेंसीज कि भाई कोई आपदा आ गई, एकदम से फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है, या आपको पता चला कि भाई आग लगने की संभावना है तो आपने फायर अलार्म वगैरह लगा दिए, तो फायर अलार्म लगाने के लिए पूरी फैक्ट्री में आपको पैसे चाहिए, तो कंटिजेंसी हो गई या आपदा हो गई, आकस्मिक जो है पैसा आपको चाहिए होगा। तीसरा, हायर सर्विसेज फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, आपको मैनेजर की आवश्यकता होगी, आपको एम्प्लॉयज की आवश्यकता होगी, आपको क्लैरिकल स्टाफ की आवश्यकता होगी। वो सारी चीजें जो होंगी ह्यूमन रिसोर्सेज की हायरिंग सर्विसेज में आपके काम आएगी। ठीक है, इसके अलावा मीट डे टू डे एक्सपेंसेस, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन चार्जेस, वाटर चार्जेस, ये सारी चीजें जो है ये आपकी डे टू डे एक्सपेंसेस में वर्किंग कैपिटल में काउंट होगी। ठीक है, फंड बिजनेस ग्रोथ, अब आपका बिजनेस है ना प्लेटू हो गया, मान लीजिए ये आपका बिजनेस ग्रोथ चल रही है, आपने यहाँ से बहुत अच्छी ग्रोथ की एक साल तक, और उसके बाद अब ग्रोथ नहीं हो रही, अब ये प्लेटू आ गया बिल्कुल। ठीक है, अब ग्रोथ हो ही नहीं रही है, बहुत स्लो ग्रोथ हो रही है, तो इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको और ज़्यादा व्हीकल्स चाहिए, और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहिए, और गोडाउन चाहिए, तो वो बिजनेस ग्रोथ को फंड करने के लिए आपको पैसा चाहिए। ठीक है, या फिर आप टेक्नोलॉजी आपकी पुरानी हो गई, नई मशीन चाहिए अब जो बहुत फास्ट काम करती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है पर मिनट, पर आवर। ठीक है, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहां पर अडॉप्ट करने के लिए बिजनेस फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा फिल द गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड रिकवरी सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, इन सब चीजों के लिए, प्रोडक्शन और रिकवरी में जो गैप है उसको फिल करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। तो पैसा जो है वो एक तरीके से डीजल है किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए, एनर्जी है किसी भी बॉडी को चलाने के लिए। आप अगर रनिंग करेंगे तो आपको एनर्जी चाहिए होगी, वैसे ही अगर एक बिजनेस रन करता है तो उसको क्या चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा, और उसकी क्या क्या आवश्यकता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम मार्केट से फंड उठाएंगे, किस किस तरीके से उठाएंगे वो सारी चीजें आपको आगे समझ में आ जाएगी। देखिए, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्यों चाहिए, वो क्या चाहिए, धीरे धीरे हम चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ये चार्ट है, इसमें अलग अलग टाइप्स ऑफ फंड्स हैं कि कैसे कैसे हम फंड जो है एक्वायर कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड की बात करें तो ये अलग है, ओनरशिप की बात करें कि अधिकार किसका होगा, ओनरशिप किसकी होगी उस फंड पे, उसके अलावा जनरेशन, सोर्स ऑफ जनरेशन की बात करें तो अलग अलग टाइप ऑफ फंड्स होते हैं, अलग अलग तरीके से उनको डिवाइड किया हुआ है। लेकिन हमारे सिलेबस में क्या लिखा हुआ है हमें सिर्फ उससे मतलब है। ठीक है, तीन तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। ये मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, एक बार बैक जाके वापस पढ़ते हुए लाएंगे, एक बार इसको समझ लीजिए। यहाँ पर ये जो चार्ट है इसको अच्छे से और समझेंगे। ठीक है, ये भी समझाऊंगा मैं, लेकिन अभी एक बार इसको समझो कि हमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो, पैसे आने के सोर्सेज इन्फिनिट है, ठीक है, किसी भी बिजनेस के लिए। उसको क्लासिफाई कर रखा है अलग अलग बेसिस पर। पहला बेसिस तो क्या है, पीरियड के टाइम पर, जो मैंने बताया, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। ठीक है, दूसरा कर रखा है ओनरशिप के आधार पर कि ओनरशिप किसकी रहेगी, आपकी रहेगी, किसी और की रहेगी, वो सब। और तीसरा है कि वो फंड जो है वो जनरेट कहां से हो रहा है, सोर्स ऑफ जनरेशन। इन तीन पार्ट्स में जो है वो फंड्स को, फाइनेंस को डिवाइड किया हुआ है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तीसरा पार्ट ये है। हम क्या कर रहे हैं, हम आरएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो हमारे लिए बाइबल क्या है, हम किसको टारगेट करेंगे, हम टारगेट करेंगे ये जो सिलेबस आपको दिया हुआ है ना, जो बिल्कुल आपकी जिसको कहते हैं बाइबल, या जो मेन कोड जो है वो सिलेबस है। और सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, सिलेबस में लिखा हुआ है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। मतलब आरपीएससी ने हमें यह बताया है कि फाइनेंस के वही सोर्सेज आपको पढ़ने हैं जो पीरियड के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड,
टाइम पीरियड के हिसाब से जो बाइफर्केशन हो रहा है उस आधार पर ही आपको पढ़ने हैं, और हम भी एग्जाम में वही चीजें पूछेंगे। और इस चीज का पता आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लगा सकते हैं कि इन्होंने भैया वही पूछा है। ठीक है, तो ये n नंबर ऑफ चीजें चाहे एनसीईआरटी में दी हुई है, ये पूरा एक चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सबसे ऊपर प्राइमरी इंपॉर्टेंस जो आती है वो किस चीज की आती है? सिलेबस की। और सिलेबस में जो दिया हुआ है वो आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी में ओनरशिप दी हुई है, ये हमें नहीं पढ़ना, जान लेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, सोर्स ऑफ जनरेशन थोड़ा बहुत देख लेंगे, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, इन तीनों चीजों को अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एनसीईआरटी बेसिस पे पढ़ेंगे। हमारा टारगेट जो होगा वो यही होगा, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देंगे लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, इस बेसिस पे हमने को पढ़ना है। अब ये जो चीजें हैं ये इसके अंदर भी आ जाती है, तो ठीक है, इसको हम इसके हिसाब से ही डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे। तो हमारा टारगेट रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड, दैट क्लासिफिकेशन विल बी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस की, कि भाई बिजनेस के लिए जो वित्त आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसके सोर्सेज क्या क्या है। कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन एवरी बिजनेस फॉर द फॉलोइंग टू पर्पसेस, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। पहला क्या है? एस्टेब्लिशमेंट के लिए बता दिया मैंने, फिक्स्ड एसेट रिक्वायरमेंट। ठीक है, घर जमीन खरीदनी है, कंस्ट्रक्शन वर्क्स, वो सारी चीजें, मशीनें खरीदनी है, व्हीकल खरीदने हैं, वो सारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस में आ गया। इसके फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं, एफसीआर। फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस, रोजमर्रा के कामों के लिए, स्टाफ के लिए, पेट्रोल डीजल के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो कहलाती है डब्ल्यूसी, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, इन दो चीजों के लिए बिजनेस फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब जो बिजनेस होता है वो ऐसा तो है नहीं किसी एक चीज के भरोसे चलता रहे, अगर उसे एक चीज ने धोखा दे दिया तो फिर क्या होगा। तो बिजनेस जो अपनी कैपिटल है, जो अपना वित्त है, वो अनगिनत मल्टीपल प्लेसेस से उठाता है, और हर प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस ऑब्टेन दिस कैपिटल इज नोन एज सोर्स ऑफ फाइनेंस। जैसे ये बिजनेस है तो इसने कहीं बैंक से लोन ले लिया, कहीं खुद के घर से पैसा ले लिया, थोड़ा लोगों से पैसा ले लिया, ठीक है, थोड़ा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से पैसा ले लिया, गवर्नमेंट लोन या कुछ भी ऐसा, ठीक है, कोई भी स्कीम चल रही हो, सब्सिडी वगैरह चल रही हो, और थोड़ा पैसा इसने ले लिया कहां से? खुद के पास से ले लिया, या खुद की सेविंग्स वगैरह लगा दी। ठीक है, तो हर वो चीज जहां से कोई भी बिजनेस, कोई भी कंपनी पैसा लेती है, उसको सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहा जाता है। बैंक भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, घर भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है, पीपल से जो पैसा लिया मतलब जो शेयर्स वगैरह बेचे और वो सारी चीजें की, वो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तो ये सारी चीजें जहां से भी कोई बिजनेस पैसा ले रहा है, फंड्स एक्वायर कर रहा है, फाइनेंस जहां से भी आ रहा है, उसे क्या कहेंगे हम? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहेंगे। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को डिवाइड हमने कर दिया है लॉन्ग टर्म में, बहुत लंबे पीरियड के लिए, और शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म इन बिटवीन आ गया। ठीक है, सिलेबस में क्या है अपने? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वो जो एक साल से ज्यादा के लिए अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग हो गई 1 ईयर, ठीक है, ग्रेटर देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, एक साल से कम के लिए पैसा दे रहा है। एक साल से कम के लिए कौन देगा? बैंक दे देगा, फैक्टरिंग दे देगी, ट्रेड क्रेडिट हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, या फिर एडवांस, अपन ने कस्टमर एडवांस हो गया, कस्टमर से एडवांस ले लिया कि 2 महीने बाद पे कर देंगे, या फिर हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया कि भाई आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए है लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट है, मतलब आप 1 करोड़ 1 लाख रुपए बैंक से निकाल सकते हैं, तो ये ओवरड्राफ्ट हो गया, 2 महीने बाद आप चुका देना। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग हो गई। कॉमर्शियल पेपर हो गए, ये सारी चीजें क्या है? शॉर्ट टर्म है। इन पे सिंगल टर्म पे क्वेश्चन आ सकता है 15 वर्ड्स का, वो आपको पूरी चीजें अच्छे से समझाऊंगा। डन। लॉन्ग टर्म की बात करें, वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वित्त के वो साधन किसी भी बिजनेस के लिए जिनका टाइम लिमिट, चुकाने की अवधि, आपने आज पैसा लिया है तो अगर आप वो पैसा 1 साल के बाद चुका रहे हैं तो दैट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नोन एज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर आपने कोई पैसा लिया है और वो पैसा आप 1 महीने में, 2 महीने में, या कोई भी ऐसा समय जिसमें आप 1 साल से कम के अंदर अंदर पैसा चुका रहे हैं, तो वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में क्या डिफरेंस है? 1 साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म में हो जाता है, अगर आपके चुकाने का समय 1 साल से ज्यादा है तो दैट इज लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम है तो दैट इज शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म में आता है ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स, कमर्शियल पेपर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, कस्टमर एडवांस वगैरह, वो सारी चीजें। लॉन्ग टर्म में क्या आता है? इक्विटी शेयर, समझाऊंगा अच्छे से, डेफिनेशन पढ़ के समझाएंगे। रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस,
लोन फ्रॉम बैंक्स, ये सारी चीजें किस में आती है, लॉन्ग टर्म में। इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। इस स्लाइड में मैं आपको सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लोन आपको प्रोवाइड करने के, फाइनेंस आपको प्रोवाइड करने के टाइम पीरियड के हिसाब से दो ही साधन है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म जिसमें चुकाने की अवधि 1 साल से ज्यादा हो, शॉर्ट टर्म जिसमें चुकाने की अवधि 1 साल से कम हो। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हो गई, वो लॉन्ग टर्म में हो गई इक्विटी शेयर, शेयर कोई भी हो वो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और रिटेन्ड अर्निंग्स। शॉर्ट टर्म में क्या क्या आ जाता है, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग, बैंक्स, कमर्शियल पेपर, बैंक ओवरड्राफ्ट, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये सारी चीजें आती है शॉर्ट टर्म से। क्लियर होगी बात। अब हम आगे का चैप्टर जो पढ़ेंगे वो सारी चीजें, इन सब चीजों की डेफिनेशन, इन सब चीजों के क्या फायदे होंगे फाइनेंस में, बिजनेस के लिए क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, लिमिटेशंस क्या क्या होंगे, वो सारा आगे का जो भी लेक्चर होगा वो इन सब चीजों पे रिवॉल्व करेगा, इन सब के आसपास घूमेगा। बात समझ में आ गई, यहां तक सब क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड पे पहुंचे। समझ में आ रहा है, इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है इसमें, चीजों को समझना है और अपने वर्ड्स में उनको लिखना है या एज इट इज डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, अब ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्या होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या होता है। जो मैंने आपको पहले समझाया उसी का ही ये एक डेफिनेशन फॉर्म में है, टेक्स्ट फॉर्म में है, एज इट इज पढ़ लेते हैं। समझा मैंने आपको दिया। सोर्सेज विच प्रोवाइड फाइनेंस, ऐसे साधन, ऐसे लोग या ऐसी जगह जहां से हमें फाइनेंस मिलता है अपने बिजनेस के लिए, अगर वो चुकाने की अवधि, पैसा वापस करने की अवधि लेस देन 1 ईयर है तो उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कि हमने आपको पैसा देना है, सॉरी हमने आपको सामान देना है लेकिन आपसे पैसा हमने पहले ले लिया और 1 महीने बाद सामान ले रहे हैं, तो ये जो पैसा हमारे पास पहले आया ये हमारे पास फाइनेंस ही तो हो गया एक तरीके से। तो ये क्या हो गया, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स हमेशा शॉर्ट टर्म फाइनेंस में आएंगे क्योंकि इनकी जो पीरियड होता है, अवधि जो होती है चुकाने की, वो 1 साल से कम होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज आप पैसे दो और हम आपको प्रोडक्ट 2 साल बाद देंगे, नहीं हो सकता ना। वो आप या तो 7 दिन रखेंगे या 15 दिन रखेंगे, 20 दिन, 1 महीना, 6 महीना। दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। कैसे होता है कि फॉर एग्जांपल आप कोई टेलर की दुकान, ये आपका बिजनेस है, आपका टेलर की दुकान है और आप उसके पास गए और उससे बोलते हैं कि भैया मेरे कुर्ता पजामा सिल दो, तो आपने कहा वो 50% एडवांस देना पड़ेगा, तो आपने उससे 50% एडवांस ले लिया। तो अब जो 50% एडवांस लिया उससे आप क्या करेंगे, कपड़ा खरीदेंगे। डन। तो आपकी जो इन्वेंट्री आ रही है वो एडवांस फ्रॉम द कस्टमर्स आ रही है। आप जो फाइनेंस यूज कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल में, वो कस्टमर से आप पैसा एडवांस ले रहे हैं। तो आपका जो बिजनेस का फाइनेंस चल रहा है वो कहां से चल रहा है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। सेकंड क्या होता है, कॉमर्शियल पेपर्स। कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं, एक पेपर आपको एक सर्टिफिकेट सा दे दिया जाता है कि मैं आपसे इतने पैसे ले रहा हूं, 1 करोड़ रुपए ले रहा हूं और मैं 6 महीने बाद आपको ये पैसे लौटा दूंगा, या बैंक के थ्रू दिया जाता है। ट्रेड बिल दे दिए जाते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके बैंक में 1 लाख रुपए है लेकिन आप बैंक के अच्छे कस्टमर है, तो बैंक आपको कहता है कि आपके पास 2 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट है, मतलब आप बैंक से 3 लाख रुपए निकाल सकते हैं। 1 लाख तो आपका खुद का है और 2 लाख आपने और निकाल लिए, एक्स्ट्रा आप निकाल सकते हैं। तो वो क्या कहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। चुकाने पड़ेंगे उसको, और वो जो चुकाने की अवधि होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 ईयर होगी। इसीलिए उसको क्या कहा गया है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस मतलब चुकाने की अवधि 1 साल से कम। एग्जाम्पल्स में क्या, एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेड बिल और बैंक ओवरड्राफ्ट। समझ में आ गई बात। लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करें तो ये भी मैं आपको समझा चुका। पीरियड जो होता है चुकाने का, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस टू प्रोवाइड फाइनेंस, किसके लिए, बिजनेस के लिए, जिसका पीरियड क्या होगा, 1 साल से ज्यादा होगा, उसे क्या कहा जाएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जितने भी शेयर आएंगे वो सारे लॉन्ग टर्म फाइनेंस में आएंगे। इक्विटी शेयर हो, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, समझाऊंगा आगे, इक्विटी शेयर का टाइम आएगा तब इक्विटी शेयर भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, इक्विटी शेयर किसके, अभी के लिए समझ लो कि इक्विटी शेयर जो है वो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है और उसको 1 साल चुकाने का टाइम जो होता है वो 1 साल से ज्यादा होता है। 1 साल से ज्यादा के लिए वो फाइनेंस हमें मिल जाता है, वो पैसा हमें मिल जाता है। सेकंड आता है प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे शेयर्स जिसमें इक्विटी से ऊपर प्रेफरेंस होती है, चाहे डिविडेंड मिलने में प्रेफरेंस होती है, चाहे प्रॉफिट मिलने में प्रेफरेंस होती है, प्रेफरेंस दी जाती है शेयर होल्डर्स को, वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। तीसरा होता है डिबेंचर्स, ये शेयर्स की तरह ही होते हैं लेकिन शेयर्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं शेयर्स की वैल्यू, लेकिन डिबेंचर्स में एक श्योरिटी होती है कि आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, आपको फाइनेंस का कितने टाइम के लिए मिला पैसा, लेस देन 1 ईयर। लॉन्ग टर्म आपको पैसा कितने टाइम के लिए मिला,
ग्रेटर देन 1 ईयर। कौन कौन से हो गए? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया शॉर्ट टर्म 1 साल से कम के लिए, और लॉन्ग टर्म हो गया इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स 1 साल से ज्यादा के लिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब हम ये जो सारी चीजें मैंने आपको समझाई है, पढ़ाई है अभी ऊपरी तौर से, उन सबको डिटेल में पढ़ने का समय आ गया है। ठीक है? ये ओनरशिप के हिसाब से भी सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो मैंने समझाया हुआ है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है? क्योंकि ये एग्जाम में है नहीं, लेकिन फिर भी हमें समझना तो होगा ही ना, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं ये सब समझना है। तो इक्विटी शेयर समझने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, ओनर्स कैपिटल क्या होती है, ओनरशिप के हिसाब से पढ़ेंगे, तब जाके वो आपको शेयर कैपिटल समझ में आएगी। तो इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन इस चीज को पढ़ने का जो उद्देश्य है वो अपना कहां पर पहुंचना है, हम पहले पढ़ेंगे ओनर्स कैपिटल में आपको पढ़ाऊंगा वो क्या होती है, फिर उससे हम चलेंगे शेयर कैपिटल पे, शेयर कैपिटल से मैं आपको अपन समझेंगे रिटेन्ड अर्निंग, और काम की चीज जो आएगी वो आएगी इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है? तो ये पूरी चेन है, उसको हम ऊपरी तौर से समझेंगे, सिर्फ एक समझ डेवलप करने के चक्कर में एग्जाम में वो चीजें नहीं पूछी जाएंगी। और इक्विटी शेयर्स को हम अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर समझने के लिए ओनर्स कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर कैपिटल पढ़ना आवश्यक है। इक्विटी शेयर पढ़ने के बाद आपको पढ़ाया जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है? प्रेफरेंस शेयर्स आपको तभी समझ में आएंगे जब आप इक्विटी शेयर समझ लेंगे। ठीक है? तो ये आगे, और फिर इनकी मेरिट्स, लिमिटेशंस, ये सारी चीजें 5 नंबर के क्वेश्चन जो भी बनते हैं वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। फिर डिबेंचर्स वगैरह हम पढ़ लेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया एक तरीके से। ठीक है? तो इस तरह से आगे का जो लेक्चर है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं ओनर्स कैपिटल क्या होती है। ठीक है? कैपिटल कई तरीके से आती है, फाइनेंस अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन जो ओनर के, बिजनेस के ओनर का खुद का जो पैसा है वो क्या कहलाता है? ओनर्स कैपिटल। बैंक से ले रहे हैं तो बैंक की कैपिटल हो गई, जो पीपल से ले रहे थे, खुद का घर से पैसा उठा रहा है, तो वो क्या हो गया? ओनर्स कैपिटल हो गई। ओनर्स कैपिटल भी 2 तरह की होती है, इसको ढंग से पढ़ते हैं, डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ओनर्स कैपिटल, ताकि हम समझ सकें कि शेयर कैपिटल क्या होती है, शेयर कैपिटल क्या होती है, रिटेन्ड कैपिटल क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती है। रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, और डिबेंचर्स क्या होते हैं। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ एक समझ डेवलप करने की चीज है। ठीक है? ओनर्स कैपिटल, देन शेयर कैपिटल, देन रिटेन्ड अर्निंग्स, फिर इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। ये तीनों के बारे में सीधे सीधे 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एज इट इज। ठीक है? तो शुरू करते हैं सबसे पहले ओनर्स कैपिटल से। अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन ये कहती है कि ओनर्स कैपिटल क्या होता है। किसी भी बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है XYZ, उस बिजनेस में जो कैपिटल इन्वेस्ट हो रही है, जो भी पैसा लगाया जा रहा है उस बिजनेस में, अगर वो बिजनेस का जो ओनर है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो ही उस बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो जो भी पैसा लगेगा, खुद के ही सोर्सेज हैं, वो उसके खुद की सिक्योरिटीज़ हैं या सेविंग्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें अगर वो लगा रहा है, तो वो क्या कहलाई जाएगी? ओनर्स कैपिटल कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आज मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, जॉब से मैं रिज़ाइन करता हूँ और एक बिजनेस खोलने की प्लान करता हूँ, और जॉब से जितनी भी मेरी सेविंग्स थी, अगर वो सारी सेविंग्स मैं अपने उस बिजनेस में लगाता हूँ, तो जो भी मैंने पैसा लगाया, मान लीजिए 1 CR लगाया है, तो वो 1 CR जो है वो क्या कहलाएगा? ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल क्या होती है कि जो उस पर्टिकुलर बिजनेस का ओनर है, वही उसी का पैसा अगर उसी के बिजनेस में लगता है, तो वो ओनर्स कैपिटल कहलाती है। वो जितना भी पैसा लगेगा वो ओनर्स कैपिटल कहला जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, कि कोई भी फाइनेंस का सोर्स जो पैसा आपके बिजनेस में लगाता है, वो एक्सपेक्ट भी करता है आपसे रिटर्न्स। डन? तो ओनर भी अगर अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा तो वो रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा। वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरा ये जो 1 CR है, ये 1 साल में, 2 साल में 1.5 CR हो जाए। डन हो गई बात? 25% की ग्रोथ हो गई 2 साल में अगर 1.5 CR होता है तो उसी तरीके से कोई भी सोर्स ऑफ फाइनेंस हो, आप चाहे बैंक से ले रहे हैं, आप चाहे कहीं और से ले रहे हैं, हर व्यक्ति जो आपको पैसा देगा वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो रिटर्न के तौर पर एक्सपेक्ट करेगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो ओनर कैपिटल लगा रहा है वो एक रिटर्न एक्सपेक्ट करेगा, डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो एक्सपेक्ट करेगा। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या कह रही है? कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर और एंटरप्रेन्योर फ्रॉम हिज ओन सोर्सेस। खुद के सोर्सेस से जो कैपिटल
इन्वेस्ट की जा रही है बिजनेस में ओनर के द्वारा या एंटरप्रेन्योर के द्वारा, वो क्या कहलाती है? ओनर्स कैपिटल कहलाती है। और ओनर्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक डिजायर्ड प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं अगेंस्ट देयर बिजनेस। जो बिजनेस में चल रहा है 1 करोड़ रुपए लगाया, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 1 करोड़ रुपए 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में 1.5 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए हो जाए। डन। और ये दो तरह की होती है। अब कौन कौन सी जो ओनर्स कैपिटल है उसको अपन ने बाइफरकेट कर दिया, क्लासिफाई कर दिया दो कैटेगरीज में। पहली क्या होती है? शेयर कैपिटल। दूसरी क्या होगी? रिटेन्ड अर्निंग। डन। शेयर कैपिटल क्या होगा? शेयर कैपिटल होगा, इसकी डेफिनेशन हम अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। रिटेन्ड अर्निंग भी होगी। अगर मान लीजिए, इन दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 करोड़ रुपए है, उसको हमने छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर दिया, और 100 रुपए का एक शेयर। तो जो डिनोमिनेशंस बना छोटा टुकड़ा, वो क्या कहलाएगा? 100 रुपए। ठीक है। उस 100 रुपए को क्या कहेंगे अपन? शेयर कैपिटल कहेंगे। क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल। ठीक है, शेयर कहेंगे उस 100 रुपए को। टोटल 1 करोड़ क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल हो जाएगी। और उस शेयर कैपिटल को हमने छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड किया है, बाइफरकेट किया है। तो वो जो छोटे छोटे डिनोमिनेशंस हुए, वो क्या कहलाएंगे? शेयर कहलाएंगे। जैसे 100 रुपए का एक शेयर हो गया इनिशियल फेज में, फिर बाद में उसके उसके पैसे जो है वो बढ़ते रहेंगे, कम होते रहेंगे। डन हो गई बात? समझ में आई बात? तो 1 करोड़ जो है वो क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल। और जो डिनोमिनेशंस छोटे छोटे हुए, उस 1 करोड़ को हमने छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया। वो क्या हो जाएगा? वो छोटा सा भाग जो हो जाएगा वो कहलाएगा शेयर। एक लेमैन की तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अगर आपको कुछ भी नहीं आता शेयर्स के बारे में, तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ जाएंगे। डन। अब क्या होगा? अब ये जो 100 रुपए है, ये 1 साल बाद मान लीजिए कितना हो गया? 105 रुपए हो गया। 100 रुपए का एक शेयर। आपके पास 1000 शेयर थे। ठीक है, 1000 शेयर थे आपके पास, मतलब 1 लाख रुपए का शेयर आपने खरीदे, 1000 शेयर खरीदे। और वो अब क्या हो गए? 1,05,000 रुपए के शेयर हो गए। 105 रुपए का एक शेयर हो गया। वो 1000 शेयर ही हैं, लेकिन हर शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 105 रुपए। डन हो गई बात? समझ में आ गई बात? अब क्या हो रहा है? ये जो प्रॉफिट बना इसका पर्टिकुलर, मान लीजिए मैंने किसी भी कंपनी के 10 शेयर खरीदे, 100 रुपए का एक शेयर है, तो कितने पैसे लगाए मैंने? 1000 रुपए लगाए। डन हो गई बात? ठीक है। कितने शेयर खरीदे? 10 शेयर खरीद लिए। एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। तो शेयर कैपिटल यहां पर कितनी होगी? 1000। टोटल कैपिटल जो होगी शेयर्स की, वो क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल कहलाती है। डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे। ये 10 क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। ये 100 क्या है? पर शेयर प्राइस। डन हो गई बात? और ये 1000 ये हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ? मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, और 1 साल बाद ये 1000 रुपए कितना हो गया? 1500 रुपए हो गया। मतलब जो 100 रुपए का शेयर था, वो 150 रुपए का शेयर हो गया। बात समझ में आ गई? 150 रुपए का शेयर हो गया, फिर आपने उसको एक जीरो और लगा दी, 1500 रुपए हो गए। अब अगर ये 500 रुपए मैं निकाल लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया। और अगर मैं इस 500 रुपए को वापस अपनी कंपनी में लगा देता हूं, तो ये जो तरीका मैंने किया, ये जो 500 रुपए प्रॉफिट को मैंने वापस इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। बात समझ आ गई? शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग दोनों समझ में आ गई बात? अब इसकी डेफिनेशन हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले शेयर कैपिटल देख। शेयर कैपिटल क्या होती है? द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज शेयर कैपिटल। जो भी कैपिटल ओनर के द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट की जाती है, उसे क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल कहते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को इजी करने के लिए क्या किया गया है? उस पर्टिकुलर अमाउंट को छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। डन। जैसे मैंने बताया 1 लाख रुपए जो थी वो शेयर कैपिटल थी। डन। 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल थी, और एक शेयर जो है वो 100 रुपए का बना दिया। ठीक है, 1000 शेयर हो गए। 100 रुपए का एक शेयर, 1000 शेयर टोटल हो गए। कितनी हो गई? 1 लाख रुपए हो गई। ठीक है। तो इस तरह से ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी गणित है, ये गणित क्या कहलाती है? शेयर कैपिटल। ये टोटल क्या है? शेयर कैपिटल। ये क्या है? पर शेयर प्राइस। ये क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। और ये जो हमने यहां पर कलाकारी की है, इस पूरे अमाउंट को, शेयर कैपिटल को 1000 तरीके के शेयर्स में डिवाइड कर दिया, ये कर दिया, ये जो कलाकारी की है, ये ईज ऑफ ट्रांजेक्शन के चक्कर में की है, कि भाई हमें पता रहे कि कितने शेयर्स बिक रहे हैं, कितने शेयर्स। जैसे मनी का अपने नोट सिस्टम किया है, करेंसी सिस्टम, उसी तरीके से सारी चीजें यहाँ पर हुई। स्मॉल डिनोमिनेशंस में हमने इसको डिवाइड किया और यहाँ पर कर दिया। वन पार्ट ऑफ दिस कैपिटल इज नोन एज वन शेयर। इस कैपिटल का एक पार्ट क्या कहलाएगा? एक शेयर। फॉर एक्वायरिंग ओनरशिप वन मस्ट परचेज एटलीस्ट वन शेयर। अगर आपको किसी कंपनी की ओनरशिप लेनी है, तो आपको उसका शेयर ओनर बनना पड़ेगा। अगर आपके पास एक शेयर है, मान लीजिए टोटल कंपनी का 1 लाख रुपए पूरा कीमत है,
मान रहे हैं अपन सिर्फ, ठीक है, उसके 100 शेयर बन गए, नहीं उसके 1000 शेयर बन गए, ठीक है, और एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का है। ध्यान हो गई बात, ये अपन एग्जांपल ले रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज शेयर कैपिटल। 100 रुपए क्या है, पर शेयर प्राइस, 1000 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब पूरी की पूरी कंपनी की कैपिटल को या कंपनी को ही हमने 1000 टुकड़ों में बांट दिया। अगर आपके पास इस कंपनी के 10 शेयर हैं, इसका मतलब है कि आप इस कंपनी के 1% के मालिक हो। यू आर द ओनर ऑफ 1% ऑफ दिस कंपनी। जितने परसेंटेज शेयर्स आपके पास होंगे, उतनी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप जो है वो आपके पास होगी। बात समझ आ गई। फॉर एक्वायरिंग ओनरशिप वन मस्ट परचेज एटलीस्ट 1 शेयर। आपके पास अगर 1 शेयर भी है तो आप उस हिसाब से, जैसे यहां पर अगर आपके पास 1 शेयर होता है, 1000 शेयर टोटल है, 1 लाख रुपए प्राइस है, आपने 1 शेयर खरीद लिया, 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब आपके पास 0.1% जो है वो इक्विटी है, इक्विटी ओनरशिप। बात समझ आ गई। शेयर कैपिटल, इस पूरी कहानी में से शेयर कैपिटल क्या है, ये जो 1 लाख रुपए है ये शेयर कैपिटल है। नंबर ऑफ शेयर्स कहां पर है, ये 1000 रुपए नंबर ऑफ शेयर्स है। पर शेयर प्राइस क्या है, ये 100 रुपए पर शेयर प्राइस है। इक्विटी ओनरशिप कितनी है, अगर आपके पास 10 शेयर है तो कितनी है, 1%। अगर आपके पास 1 शेयर है, 100 रुपए आपने लगाए हैं, तो आपके पास कितनी है, 0.1%। सब्सिक्वेंटली उस हिसाब से वो खेल होता है, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि जो कंपनीज के ओनर होते हैं, जैसे रिलायंस के अंबानी साहब हैं, तो उनके पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स रहेंगे, ठीक है, तो मैक्सिमम जो ओनरशिप है वो उनके पास है। डिसीजन मेकिंग पावर और सारी चीज़ें जो है वो सारी उनके पास रहती है। देन द बायर ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। कोई भी शेयर का बायर है अगर, तो उसे क्या कहेंगे, शेयर होल्डर कहेंगे। और जितने परसेंटेज शेयर्स उनके पास हैं, उतनी परसेंटेज इक्विटी जो है वो कंपनी की ओनरशिप उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होगी। ये चीज़ समझ में आ गई, आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ये समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल से मैंने अच्छे समझाने की कोशिश किया है, तो ये सिर्फ अपन एक फाउंडेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक समझ आए कि आगे जो चीज़ें आ रही है उनको समझ पाए अपन। तो शेयर कैपिटल समझ में आ गई। शेयर कैपिटल क्या है, ओनर्स कैपिटल है, ठीक है, कि जो ओनर है वही पैसा लगा रहा है। तो इवेंचुअली अगर आपके पास एक शेयर है तो आप शेयर होल्डर आप कहलाते हो, और शेयर होल्डर है तो आपके पास कंपनी की इक्विटी रहेगी, कंपनी की ओनरशिप रहेगी। आगे चलें। एवरी शेयर होल्डर इज कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ बिजनेस, वो मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपके पास 1 शेयर भी है तो आपके पास कंपनी की ओनरशिप है। वो कितनी परसेंट ओनरशिप है, वो नंबर ऑफ शेयर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, कितने नंबर, जो कंपनी की कैपिटल है उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड किया है। देन हो गई बात। एवरी ओनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स, दिस प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड। अब क्या हो रहा है कि मान लीजिए 100 रुपए का आपने शेयर खरीदा और वो 100 रुपए का शेयर 105 रुपए का हो गया, तो 5 रुपए प्रॉफिट हो गया। हर व्यक्ति जो पैसा लगाएगा वो रिटर्न भी चाहेगा अपने पैसे पे, तो यहाँ रिटर्न कितना मिल रहा है, 5% का। ये जो 5 रुपए पर शेयर प्रॉफिट हुआ, इसे क्या कहते हैं, डिविडेंड। एवरी ओनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दिस पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड। ये जो प्रॉफिट यहां पर नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, डिविडेंड है, ठीक है। अब शेयर कैपिटल 2 तरह की होती है, कौन कौन सी, पहली हो गई इक्विटी शेयर और दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर नॉर्मल शेयर्स की तरह होता है, और प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसमें शेयर होल्डर को थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर डिविडेंड आएगा, प्रॉफिट आएगा, तो सबसे पहले आपको दिया जाएगा। अगर कंपनी डिसॉल्व होगी तो सबसे पहले उसका जो पेमेंट है वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों शेयर होल्डर्स को किया जाएगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स एज ए कॉमन शेयर होल्डर की तरह रहते हैं। डन। तो दोनों चीजें समझ आ गई, बात समझ आ गई अच्छे से। शेयर कैपिटल समझ आ गया, ओनर्स कैपिटल में शेयर कैपिटल हमने बताया, रिटेन अर्निंग बताया, शेयर कैपिटल के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन बताई। शेयर कैपिटल के 2 टाइप्स आ गए, शेयर्स के 2 टाइप्स आ गए बेसिकली, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी हम कहाँ क्या पढ़ रहे हैं, ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल में 2 चीज़ आई, पहली क्या आई, शेयर कैपिटल, और दूसरी आ गई रिटेन्ड अर्निंग्स। अब अपन शेयर कैपिटल पढ़ रहे हैं, शेयर कैपिटल में आ गया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे। रिटेन्ड अर्निंग जो है, मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि 105 रुपए में से 5 रुपए वापस यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिए तो रिटेन्ड अर्निंग होगी, लेकिन इसको भी डेफिनेशन के हिसाब से बाद में पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर, और फिर पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर, और फिर बाद में आएंगे हम सेकेंड टाइप ऑफ ओनर्स कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स पे, ठीक है। तो चलिए, पहले यहाँ पर रिटेन अर्निंग आ गई, फिर बाद में वो शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर्स वगैरह के बारे में बता रहा है। हाँ, तो पहले ऐसे कर लेते हैं अपन, ये जो शेयर कैपिटल है ये अपन ने पढ़ ली, ठीक है। अब एक बार रिटेन कैपिटल की स्लाइड है तो वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, और फिर उसके बाद हम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ेंगे,
ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है ये रिटेन अर्निंग ही है, तो इसको एक बार कंप्लीट कर देते हैं इस लेवल को पूरे को। और ओनर्स कैपिटल आपको समझ में आ गया, शेयर कैपिटल मैंने पढ़ा दिया आपको डेफिनेशन। रिटेन अर्निंग पढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड, उसके बाद इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स की तरफ अपन चलेंगे। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको थोड़ा बाद में लिया है, ठीक है। रिटेन अर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं रिटेन अर्निंग्स के बारे में। आगे एनसीईआरटी की टेबल है, टेबल्स आपको पता है इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो एज इट इज मैंने यहाँ पर इसको पुट किया है। फिर इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्विटी शेयर्स के मेरिट्स, डीमेरिट्स, लिमिटेशंस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स के बाद उनकी मेरिट्स, लिमिटेशंस, और उसके बाद हम आएंगे डिबेंचर्स। ये जो सारी चीज चल रही हैं, ये जितने भी टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, चाहे वो डिबेंचर हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, ठीक है। तो एक बार हम शुरू करते हैं रिटेन्ड अर्निंग के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? द प्रॉफिट अर्न इन द बिजनेस बिलोंग्स टू द ओनर्स, ठीक है। कि कोई भी कंपनी है, वो कंपनी चल रही है, एक व्यक्ति ने यहाँ से 100 रुपए डाले और आज ही कंपनी का मतलब कंपनी ने प्रॉफिट किया, और प्रॉफिट होने के बाद ऐसा नहीं होगा कि कंपनी ने प्रॉफिट कर लिया तो वो प्रॉफिट कंपनी ही रख लेगी, नो। अगर इसने 5% का प्रॉफिट किया है तो ये जो शेयर की प्राइस है ये क्या हो गई, 105 रुपए, ठीक है। अब जब 105 रुपए शेयर की प्राइस हो गई, या कंपनी की कैपिटल 105 रुपए हो गई, या इसको इस तरह समझते हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए और 1 साल बाद उस कंपनी ने आपको 1.5 लाख रुपए दिए, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 1 लाख रुपए तो वापस आप लगा दो, वो तो चलता रहेगा वर्किंग कैपिटल की तरह। 50,000 का जो प्रॉफिट है वो, अब अगर आपके पास दो ऑप्शन है, यू हैव टू चॉइसेस। फर्स्ट तो क्या है कि या तो आप 50,000 रुपए भी निकाल लो, टू विड्रॉ द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, कि आपने वो पैसे निकाल लिए और खुद के यूज में रख लिए। सेकंड ऑप्शन क्या है कि जो 50,000 रुपए आपने इस कंपनी से निकाले, मतलब जो प्रॉफिट करके इस कंपनी ने आपको दिया, आप वो वापस इन्वेस्ट कर रहे हो इसी कंपनी में, टू री इन्वेस्ट द एंटायर प्रॉफिट और पार्ट ऑफ इट इन द बिजनेस। इसको क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। प्रॉफिट री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। जो आपकी अर्निंग हुई है उसको आपने रिटेन किया। बात समझ आ गई? अब जरूरी नहीं है कि आप 50,000 पूरा का पूरा वापस री इन्वेस्ट करो तो ही ये रिटेन अर्निंग कहलाएगा। अगर आप इस प्रॉफिट में से 5,000 भी इन्वेस्ट कर रहे हो, री इन्वेस्ट कर रहे हो अपने बिजनेस में, प्रॉफिट में से, प्रॉफिट या प्रॉफिट का कोई भी पार्ट अगर आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाती है, रिटेन्ड अर्निंग कहलाती है। मीन्स प्रॉफिट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एट एज डिविडेंड्स, मतलब जो भी प्रॉफिट है वो पूरा प्रॉफिट डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है, वो वापस री इन्वेस्ट हो गया उसी कंपनी में, उसको क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। सीधी सीधी 2 नंबर की डेफिनेशन आ सकती है, आपको समझा दिया है। आप डेफिनेशन लिखो और एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको समझा दो, ठीक है। 15 वर्ड्स में आपको कंक्लूड करना है। रिटेन्ड अर्निंग समझ में आ गया? आगे चलें। अब आगे टेबल आपको कह रही है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बारे में बता रही है और रिटेन्ड अर्निंग के बारे में बता रही है, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है? द सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू अ बिजनेस इंक्लूड रिटेन्ड अर्निंग्स। मतलब बिजनेस के लिए कोई भी पैसा कहीं से भी आ रहा है उसको हम क्या कहेंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। और ये कहाँ कहाँ से आता है? रिटेन्ड अर्निंग से आता है। मैंने आपको डेफिनेशन समझा दी। रिटेन्ड अर्निंग क्या है? जो प्रॉफिट कंपनी आपको दे रही है, उस प्रॉफिट को वापस कंपनी को दे देना, इन्वेस्ट कर देना, वो रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाता है। दूसरा क्रेडिट हम आगे पढ़ेंगे। फैक्टरिंग, लीज के थ्रू फाइनेंसिंग कर दी हमने, पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू कर दिया, शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर इशू कर दिए, कमर्शियल पेपर्स वगैरह हो गया, लोन ले लिया कमर्शियल बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस वगैरह कर लिया। तो ये सारी चीजें किस में आती है? सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। की काफी डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी हैं, काफी हम आगे पढ़ेंगे। और इस पूरे टॉपिक में यही है कि कितने टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। डन। सेकंड डेफिनेशन आती है रिटेन्ड अर्निंग। द पोर्शन ऑफ नेट अर्निंग्स, जो भी आपके पास नेट अर्निंग हुई, भाई 100 रुपए लगाए और आपके पास 120 रुपए आ गए, तो नेट अर्निंग आपके पास हुई 20 रुपए की। द पोर्शन ऑफ द नेट अर्निंग, या तो ये पूरा 20 रुपए, या फिर 20 रुपए से 5 रुपए, या 10 रुपए, या 15 रुपए, या 20 रुपए, ठीक है। कुछ भी पोर्शन हो सकता है, कोई भी शेयर हो सकता है। डेट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। ये जो पोर्शन है या पूरा प्रॉफिट है, ये रीडिस्ट्रीब्यूट ना हो, ये वापस लोगों के पास ना जाए, इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। ये वापस जो है वो कंपनी में इन्वेस्ट हो जाए, इस प्रॉफिट को निकाला ही ना जाए कंपनी से। द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स अवेलेबल डिपेंड्स ऑन डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। इट इज जनरली यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। अगर आप रिटेन्ड अर्निंग्स कर रहे हैं, अगर आप अपना प्रॉफिट नहीं निकाल रहे हैं और उस प्रॉफिट को वापस रीइन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी में ही, तो क्या होगा? जनरली यूज्ड फॉर ग्रोथ। इससे कंपनी की ग्रोथ होगी और कंपनी का एक्सपेंशन होगा। बात समझ आ गई? क्लियर हो गया सब कुछ? आगे चलें। अब हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक
नॉलेज मैंने आपको दे दी है, लेकिन इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डेफिनेशन जो है ये 5 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। क्या बनता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो आप क्या क्या लिखेंगे उसमें? 5 पॉइंट्स तो एटलीस्ट लिखने ही लिखने हैं। इस डिफरेंस तक पहुंचने के लिए हमें क्या रास्ता अपनाना पड़ेगा? पहले हमें समझना है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इनकी मेरिट्स के बारे में समझेंगे, इनकी लिमिटेशंस क्या क्या होती है वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में, प्रेफरेंस शेयर्स की मेरिट्स क्या होती है, उसकी लिमिटेशंस क्या होती है, वो सब देखेंगे। और फिर उसके बाद हम पहुंचेंगे इक्विटी शेयर, और प्रेफरेंस शेयर्स के बाद हम देखेंगे फिर ये जो डिफरेंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट सीधा सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल को डिनोट करते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल मतलब जिस टाइप ऑफ सोर्स ऑफ फाइनेंस का टर्म जो है वो 1 साल से ज्यादा है रिटर्न का, ग्रेटर देन 1 ईयर। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल होती है। और इक्विटी शेयर्स या कोई किसी भी तरह के शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंशियल शेयर्स हो, चाहे वो डिबेंचर्स हो, वो सारी चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल का पार्ट होती है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है फाइनेंस का किसी भी कंपनी के लिए। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इक्विटी शेयर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं ओनरशिप ऑफ द कंपनी। आपके पास जितने परसेंट ऑफ इक्विटी शेयर है, आप उतना परसेंटेज ऑफ ओनरशिप जो है कंपनी की आपके पास हमेशा रहेगी। इसलिए जितना आप शेयर कैपिटल जनरेट करेंगे, शेयर कैपिटल से फंड शेयर्स जनरेट होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी ओनरशिप कैपिटल, ओनरशिप फंड जो है वो डिनोट होंगे। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, एज आई अर्लियर said, and thus the capital raised by issue of such shares is known as ownership capital और owners fund। कि अगर आपने 10% शेयर्स आप अपने पास हैं, मान लीजिए 1 लाख रुपए, जैसे वो लास्ट वाला एग्जांपल अपन लेते हैं, 1 लाख रुपए जो है वो शेयर कैपिटल है। उस शेयर कैपिटल में से हमने 1000 डिविजन्स किए उसमें। ठीक है, 1000 बार उसको डिवाइड कर दिया, मतलब आपका एक शेयर जो है वो कितने रुपए का हो गया? 100 रुपए का हो गया। अब आपके पास अगर मान लीजिए 10,000 रुपए के शेयर्स हैं, 10,000 रुपए का मतलब हो गया कि आपके पास 100 शेयर्स हैं। इट मींस आपके पास उस पर्टिकुलर कंपनी की 10% ओनरशिप है। और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं इनको ओनरशिप कैपिटल और ओनर्स फंड भी कहा जाता है। डन। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ प्री रिक्विजिट टू द क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। कोई भी कंपनी बनाई जाएगी, उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो हो। ठीक है, अब क्या होता है? कोई भी डिविडेंड आपको देना है, कोई भी प्रॉफिट का कोई भी पार्ट आपको ओनर्स को देना है, तो वो इक्विटी शेयर्स में फिक्स्ड नहीं होता। ये एक मेजर डिफरेंस है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में। प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन अपन आगे पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें मेजर डिफरेंस जो सामने आया वो ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट अ फिक्स्ड डिविडेंड बट आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स बाय द कंपनी। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का था और वो आगे 2 महीने बाद 105 रुपए का हो गया, तो ये जो कंपनी की अर्निंग हुई है 5 रुपए, ये आपका प्रॉफिट हुआ, ये रिटर्न टू द ओनर हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, वहां पर आपको एडिशनल फिक्स्ड डिविडेंड भी दिया जाता है कि आपको इतने पैसे तो फिक्स्ड मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे 100 रुपए का शेयर अगर 99 का भी हो जाता है तो भी आपको एक फिक्स्ड डिविडेंड टाइम के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में। इक्विटी शेयर्स में कोई डिविडेंड नहीं मिलता है, सिर्फ वो चीज़ मिलती है जो कंपनी ने अर्न किया है। 100 रुपए का जो शेयर था वो अगर 105 का हो गया है तो 5 रुपए जो अर्निंग बाय द कंपनी हुई है वो आपका प्रॉफिट होगा। इसमें कोई भी फिक्स्ड डिविडेंड शेयर होल्डर को नहीं दिया जाएगा। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इक्विटी शेयर जो है वो ओनरशिप ऑफ द कंपनी बताती है, ये हमने यहाँ पर पढ़ा। ये प्री रिक्विजिट है क्रिएशन ऑफ द कंपनी की। ये सारी बातें जो है, ये सारी चीज़ें इक्विटी शेयर की डेफिनेशन और उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताती है। अब बात करते हैं आगे। इक्विटी शेयर्स जो होती है उसको ओनर्स ऑफ द कंपनी तो कहते ही हैं, जिनके पास भी इक्विटी शेयर्स हैं वो ओनर्स ऑफ द कंपनी तो है ही। साथ में उन्हें कहा जाता है रेसिडुअल ओनर्स। रेसिडुअल ओनर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसे ओनर्स होते हैं जिनके पास सिर्फ रेसिड्यू प्रॉफिट ही पहुंचता है। जैसे कोई भी कंपनी है, उसने मान लीजिए 100 रुपए का प्रॉफिट किया, तो सबसे पहले इस प्रॉफिट में से जो पार्ट, जो पोर्शन जाएगा, जो रेशियो जाएगा, वो सबसे पहले किसके पास जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास।
और जो बाकी बचा कुचा जो प्रॉफिट है वो किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या गया? वो बचा कुचा प्रॉफिट जो प्रेफरेंस शेयर्स वालों शेयर होल्डर्स के पास से बचा है बाद में, सबसे पहले उनको देना है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी कौन है? प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, उनके पास से जो प्रॉफिट बचा है वो फिर बाद में हम इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देंगे। तो इन्हें इन्हें इस पॉइंट की वजह से क्या कहा जाता है? रेसिडुअल ओनर्स। दे आर रेफर्ड टू एज रेसिडुअल ओनर्स सिंस दे रिसीव what is left after all the claims on the company's income and assets have been settled। मतलब पॉइंट वही हो गया कि सारे, मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ एक पॉइंट बताया कि सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास से जो बचा है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास गया है, लेकिन ये जो डेफिनेशन जो कवर कर रही है ये पूरी ही चीज़ कवर कर रही है कि कंपनी की इनकम, एसेट्स वगैरह सारे जितने भी क्लेम्स हैं वो सब फुलफिल करने के बाद जो बचा प्रॉफिट वो किसके पास जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट कहलाएगा। दे इंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ द ओनरशिप। ठीक है, प्रॉफिट तो मिलता ही है, 100 रुपए है, 100 का 105 हो गया तो 5 रुपए प्रॉफिट तो हुआ ही, लेकिन रिस्क भी है। जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा रिस्क। हो सकता है कि 105 ना होके 100 से एक महीने में प्रॉफिट हुआ 105 का, फिर ये वापस प्रॉफिट हुआ 107 पहुंच गया, और 107 से हो सकता है ये 98 पे ही आ जाए। तो ये जो पूरा रिस्क है कि आपको नेट जो लॉस हुआ वो ₹2 पर शेयर होगा। ठीक है, तो ये क्या है? रिस्क है। रिवॉर्ड तो मिलता ही मिलता है, प्रॉफिट तो होता ही होता है, लेकिन रिस्क फैक्टर भी यहां पर साथ साथ चलता है। और लेकिन एक चीज है, कोई भी शेयर होल्डर यहां पर है तो उसकी जो लायबिलिटी रहेगी, ठीक है, रिवॉर्ड तो है ही, रिवॉर्ड के साथ रिवॉर्ड मैंने बताया कि 100 का 105 हो गया तो ये 5 रुपए रिवॉर्ड हो गए, 5 का 107 हो गया तो 2 रुपए रिवॉर्ड हो गए, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी है। 107 का 98 भी हो सकता है। दे एंजॉय द रिवॉर्ड एज वेल एज बियर द रिस्क ऑफ द ओनरशिप। डन हो गई बात? बात समझ आ गई? ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं लायबिलिटी की। लायबिलिटी क्या है कि आपने अगर 100 रुपए का शेयर खरीदा है तो आपकी लायबिलिटी पूरी कंपनी पे नहीं हो गई। आपका जो उत्तरदायित्व है, आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लायबिलिटी है, वो सिर्फ आपके पास जितने शेयर्स हैं उसके एक्सटेंट तक ही है, वहां तक ही लिमिटेड है। आपकी जो लाइबिलिटी है वो 100 रुपए तक की ही है। आप जो लॉस बियर करेंगे वो मैक्सिमम 100 रुपए तक का कर सकते हैं, इससे ज्यादा लॉस बियर नहीं करेंगे। ठीक है, द लाइबिलिटी हाउएवर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम इन द कंपनी। जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है कंपनी में उसके एक्सटेंट तक ही वो चीज लिमिटेड रहेगी। Further, through their right to vote, these shareholders have a right to participate in the management of the company। यहाँ पर वोटिंग राइट्स भी दिए जाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर कोई वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं दिए जाते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेट, राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो है वो मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में पार्टिसिपेट नहीं करते। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो वोट करते हैं, लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स जो है वो वोट नहीं करते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उनको डिविडेंड नहीं मिलता है, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। इन द केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी, सबसे पहले प्रॉफिट किसके पास जाएगा? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास जाएगा। बात क्लियर हो गई? यहां तक सब समझ में आ गया? इक्विटी शेयर्स के बारे में समझ आया? आगे चलें, इनके मेरिट्स के बारे में समझें कि क्या क्या फायदे हैं इक्विटी शेयर्स के। ठीक है, सारे शेयर होल्डर जो भी हम इनकम ऑफ द कंपनी पढ़ रहे हैं, सॉरी सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं, उन सब के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स सबको साथ साथ लेके चलेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन सीधा सीधा यहां से बन सकता है। डन। तो फर्स्ट पॉइंट की बात करें कि इक्विटी शेयर जो है वो सारे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लाभदायक हैं जो रिस्क उठा सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते तो आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना, उससे दूर ही रहना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो रिस्क उठा सकते हैं हायर रिटर्न्स के लिए। बेशक रिटर्न्स हायर रहेंगी, लेकिन जितना आप ज़्यादा रिटर्न को एक्सपेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा ही वो वहाँ क्या मिलेगा? रिस्क मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि हायर रिटर्न तो मिलती है लेकिन रिस्क में मिलता है। इसी को आप डीमेरिट में भी ले सकते हैं या लिमिटेशंस में भी ले सकते हैं कि हाई रिस्क रहता है। सेकंड पॉइंट क्या है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स में कंपलसरी नहीं है, और जो चीज कंपलसरी नहीं होती ये मान लीजिए कि वो मिलेगी ही नहीं। तो एक मेजर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंशियल शेयर्स क्या है कि डिविडेंड जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलता, जबकि डिविडेंड प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मिलता है। देयरफॉर देयर इज नो बर्डन ऑन द कंपनी इन दिस रेस्पेक्ट। तो बर्डन नहीं है, कोई भी लीगल कंपल्शन नहीं है जहां पर, तो वहां पर डिविडेंड नहीं ही मिलेगा, इसको ना ही मान के चलें। हालांकि पॉइंट जो लीगल पॉइंट है वो ये है कि डिविडेंड देना कंपलसरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। कंपनी तो अपना प्रॉफिट देगी, वो क्यों जबरदस्ती देगी डिविडेंड?
इक्विटी शेयर होल्डर्स को। पॉइंट, तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, हायर रिस्क हायर रिटर्न्स। सेकंड पॉइंट क्या हो गया कि शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स को के पास पेमेंट ऑफ डिविडेंड की कोई कंपल्शन नहीं होता कंपनी के पास, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल जो होती है वो एक परमानेंट कैपिटल होती है। जब भी कंपनी बनेगी तो जो इक्विटी कैपिटल आएगी वो तब तक कंपनी के पास रहेगी जब तक कि कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। पॉइंट, ऐसा नहीं होता कि आपने जैसे बैंक से आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो उस बैंक के लोन को तो आपको चुकाना पड़ता है, लेकिन आपने अगर इक्विटी कैपिटल जनरेट कर ली है, आपने अपने शेयर्स जो है वो मार्केट में आईपीओ के थ्रू हो गए हैं, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप पे कभी नहीं करोगे। आप सिर्फ उस अमाउंट पे प्रॉफिट पे करते रहेंगे या डिविडेंड पे करते रहेंगे, लेकिन वो अमाउंट तब ही पे होगा जब कंपनी डिसॉल्व होगी, लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी होगा। टेक्निकल टर्म्स में हम बात करें, जब लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी होगा तब ही वो जो इक्विटी कैपिटल है, जिसको हम परमानेंट कैपिटल भी कहते हैं क्योंकि वो कभी पे नहीं कर रहे हैं उनको, वो रिपेड तभी होगी जब लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी होगा। तो इसलिए जो ओनर्स ऑफ द कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, वो निश्चिंत हो जाता है कि ये जो है ये परमानेंट कैपिटल हो गई, इसको कभी भी पे नहीं करना पड़ेगा, प्रॉफिट और डिविडेंड के अलावा कुछ भी पे नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो होता है ये लास्ट तक ये कैपिटल चलती है, लास्ट क्लेम्स तक, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्वेश्चन फॉर द क्रेडिटर्स इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसे ही कंपनी वाइंड अप होगी तब जाकर वो जो परमानेंट कैपिटल थी, वो जो इक्विटी कैपिटल थी, वो जो इक्विटी शेयर कैपिटल थी, वो सारी कैपिटल तब जाके रिपेड होगी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, वाइंड अप ऑफ द कंपनी। देन फोर्थ पॉइंट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइडर्स। आपकी अगर इक्विटी कैपिटल बढ़िया है और आप अच्छे रिटर्न्स उस पर दे रहे हैं, 5% 10% के आपके रिटर्न्स चल रहे हैं शेयर्स पे, तो क्या होता है आपकी कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस जो है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से जो लोन प्रोवाइडर्स होते हैं वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके और लॉन्ग टर्म लोन्स या किसी भी अमाउंट का लोन जो है वो ईजिली आपको अवेल आप कर सकते हो। देन फिफ्थ पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जैसे किसी लोन से, किसी बैंक से लोन ले रहे हैं तो क्या होगा, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, मॉर्टगेज करना पड़ेगा या कुछ भी कोई पेपर्स वगैरह करने पड़ेंगे या कोई भी एग्रीमेंट वगैरह करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो भी फंड रेज होते हैं इक्विटी शेयर से, जो फंड इशू होते हैं, उनके लिए आपको कोई भी एसेट ऑफ द कंपनी गिरवी नहीं रखना है, वो सारे एसेट्स आपके पास ही रहेंगे। साथ में आपके पास वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है, जो भी पर्टिकुलर फंड है जो आपने इक्विटी से रेज किया, वो सारे आपको मिल जाएंगे। The assets of the company are therefore free to be mortgaged for the purpose of borrowing। मतलब जो बाकी जो assets हैं वो आप जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं दिया आपने, ठीक है, इवेंचुअली वो सारे आप बैंक से लोन लेने में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, वो ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स एक तरह से ओनर्स ऑफ द कंपनी माने जाते हैं। जितना परसेंटेज शेयर्स उनके पास है उतनी परसेंटेज ऑफ ओनरशिप इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास रहेगी। और ओनरशिप का मतलब है कि उनके पास कंट्रोल रहेगा मैनेजमेंट पे, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, और वोटिंग राइट्स जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, जबकि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मैनेजमेंट पे कंट्रोल नहीं मिलता। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को आगे पढ़ेंगे अपन पूरी चीजें, लेकिन एक भूमिका बनाने के लिए मैं सारी चीजें आपको धीरे धीरे बूंद बूंद समझा रहा हूँ, ठीक है, कि वोटिंग राइट्स किसके पास हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास नहीं है। ओनरशिप ऑफ द कंपनी किसके पास है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास है, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास नहीं है। देन डिविडेंड किसको मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को या प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने का कंपनी के पास कोई कंपल्शन नहीं है। डन हो गई बात। ये सारी चीजें हमने अभी तक जो पढ़ी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की डेफिनेशन देखी और इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो मेरिट्स थी, जो पॉजिटिव पॉइंट्स थे, वो सारे हमने देखे। पॉजिटिव देख लिए तो थोड़ी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहली लिमिटेशन तो ये है कि इन्वेस्टर, जिसने भी इन्वेस्ट किया है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर है, वो ये दावे के साथ नहीं कह सकता कि आज अगर मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आज के 2 साल बाद ये 200 रुपए हो जाएंगे या इतना परसेंटेज रिटर्न तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। वो फ्लक्चुएट करता रहता है। फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स जो है यहाँ पर मिलते हैं इन्वेस्टर्स को, एक स्टडी इनकम नहीं मिल पाती। जबकि डिबेंचर्स अगर हम बात कर रहे हैं या फिर हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की बात कर रहे हैं तो ये कंफर्म है कि जो अमाउंट है वो तो है ही, साथ में डिविडेंड भी मिलेगा और ऊपर से जो शेयर होल्डर्स, जो प्रॉफिट कर रही है कंपनी, उनको शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा।
ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स में क्या है, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स है, स्टडी इनकम नहीं है। ये मेजर लिमिटेशन है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। अगर आपको ये चाहिए ही चाहिए कि मेरे पास अगर लाख रुपए हैं और वो लाख रुपए हर साल मुझे इतना परसेंटेज तो रिटर्न दे ही, तो उसके लिए आपको इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना वहां पर, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग रिटर्न है, स्टडी इनकम वो आपको नहीं देंगे। ठीक है, इससे अच्छा आप डिवेंचर्स या और कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। डन। अगर कंपनी की बात की जाए तो कंपनी के लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि कोई भी कॉस्ट हम कंपनी के पास आती है, कोई भी कैपिटल कंपनी के पास आती है तो वो एक कॉस्ट लेके जाती है। अगर आपने मार्केट से 100 रुपए बोरो किए हैं तो आपको 101, 102, 103 रुपए आपको चुकाने पड़ेंगे वापस मार्केट को। ठीक है, तो अब कुछ कैपिटल ऐसी होती है जिनकी कॉस्ट बहुत कम होती है। ठीक है, बैंक से लोन ले रहे हैं 7% पे मिल रहा है, किसी बाहर किसी व्यक्ति से लोन ले रहे हैं 15% से मिल रहा है। तो इस तरह से वो जो 15% है, 7% है, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाती है। यहाँ पर इक्विटी शेयर्स की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो बाकी सारे फंड रेजिंग जितने भी होते हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनसे कहीं ज्यादा है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। ठीक है, तीसरी लिमिटेशन क्या है कि जितने ज्यादा आप इक्विटी शेयर्स मार्केट में डालोगे उतनी ज्यादा आपकी जो ओनरशिप है वो डाइल्यूट होती जाएगी, आपकी जो वोटिंग पावर है वो डाइल्यूट होती जाएगी, आपका जो कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट है वो डाइल्यूट होता जाएगा। अर्निंग्स ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपका क्या क्या चला गया, आपकी वोटिंग पावर जा रही है। ठीक है, आपकी अर्निंग्स भी वहां जा रही है, जितने परसेंटेज शेयर्स आपने मार्केट में डाले उतने ज्यादा से ज्यादा आपके ओनर्स हो गए, उतने ज्यादा से ज्यादा वोटिंग राइट्स डाइल्यूट हो गए, और सारी चीजें जो है वो एडिशनल इक्विटी के चक्कर में हो जाती है। अगर आपने 1 लाख रुपए लिया है, ठीक है, अगर आपने वापस सेकंड राउंड में 10 लाख और जनरेट कर दिया इक्विटी शेयर से, तो आपकी जितना आपने जनरेट किया उतनी आपकी इक्विटी जो है वो डाइल्यूट हो गई, आपकी अर्निंग्स जो है वो डाइल्यूट हो गई, आपकी वोटिंग पावर, मैनेजमेंट ओवर कंट्रोल, कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, ये सारी चीजें जो है वो कम होती जाती हैं। ये एक मेजर लिमिटेशन है इक्विटी शेयर होल्डर्स का। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा है, लीगल प्रोसीजर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, और उन प्रोसीजर्स में भी डिले बहुत ज्यादा है अगर आप इक्विटी शेयर्स से फंड रेज करते हो तो। ये 4 लिमिटेशंस आप याद रखिए। ठीक है, क्या क्या हो गई, पहला तो फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स हो गए, दूसरा हो गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा इक्विटी शेयर से, तीसरा डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें डाइल्यूट हो रही है, वोटिंग पावर डाइल्यूट हो रही है, इसके अलावा अर्निंग्स डाइल्यूट हो रही है, और फिर फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, प्रोसीजरल डिलेज बहुत ज़्यादा हैं इक्विटी शेयर से कैपिटल को जनरेट करने का। तो ये सारी चीज़ें हमने किसके बारे में पढ़ी, इक्विटी शेयर्स के बारे में पढ़ी, और जो भी आरपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इक्विटी शेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, प्रेफरेंशियल शेयर्स। ठीक है, जैसे इक्विटी शेयर्स की बात की हमने, वैसे ही प्रेफरेंशियल शेयर्स भी होते हैं। यहां पर शेयर होल्डर्स को एक स्पेशल प्रेफरेंसेस दी जाती है, इसलिए इन शेयर्स को क्या कहा जाता है, प्रेफरेंस शेयर्स। ये इक्विटी शेयर होल्डर से एक स्टेप ऊपर होती है, कुछ चीजें इसमें पॉजिटिव होती है, कुछ नेगेटिव होती है। इस टॉपिक को भी हम उसी तरह से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रेफरेंशियल शेयर्स की डेफिनेशन, उसके बाद हम बात करेंगे इसके मेरिट्स के बारे में कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, और फिर हम बात करेंगे इसके लिमिटेशंस के बारे में। देन हम आगे जो अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की डेफिनेशन से। जैसे हमने बात की थी इक्विटी कैपिटल की, ठीक है, अभी इक्विटी शेयर्स की कैपिटल की बात हुई थी, वैसे ही यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो होती है जो प्रेफरेंस शेयर्स को इशू करने के बाद जो कैपिटल रेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंजॉय ए प्रेफरेंशियल पोजीशन ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन 2 वेज। जैसे ओनर्स कैपिटल है, ठीक है, ओनर्स कैपिटल 2 भागों में डिवाइड कर दी हमने, इक्विटी कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्या होता है कि यहां पर ये जो प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर कैपिटल किससे मिलकर बना है, इक्विटी शेयर से मिलकर बना है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किससे बन के बना है, किससे मिलकर बना है, प्रेफरेंशियल शेयर से मिलकर बना है। ठीक है, अब प्रेफरेंशियल शेयर जो है वो इक्विटी शेयर से 2 चीजों में डिफरेंट होते हैं। कौन कौन सी 2 चीजें, पहली चीज तो ये है कि यहां पर कोई फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो नहीं है, लेकिन यहां पर जो भी शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास भी प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो रिसीव करते हैं फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट कंपनी का हो रहा है उसके बाद उनको क्या मिलता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। किनको मिलेगा, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया।
receiving a fixed rate of dividend out of the net profits of the company before any dividend is declared for equity shareholders. मतलब जब भी equity shareholders को dividend देना होगा उससे पहले preferential shareholders को dividend देना पड़ेगा, और यहाँ जो dividend दिया जाएगा equity shareholders को वो compulsion नहीं है, कंपनी चाहे तो दे सकती है, कंपनी चाहे तो ना भी दे. सेकेंड डिफरेंस क्या है कि जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होगा, डिसॉल्व करेंगे कंपनी को बंद करेंगे, तो जो कैपिटल थी पूरी, उस कैपिटल को सबसे पहली प्रेफरेंस दी जाएगी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, उनको पैसा पेमेंट किया जाएगा, और उसके बाद जो बचा कुचा है, जैसा कि रेसिड्यू ओनर्स कहा गया था, जो बचा कुचा जो रेसिड्यू पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा. रिसीविंग देयर कैपिटल आफ्टर द क्लेम्स ऑफ द कंपनी क्रेडिटर्स हैव बीन सेटल्ड एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन. लेकिन एक पॉइंट और मैं यहाँ पर मिस कर गया कि जैसे ही कंपनी का लिक्विडेशन हुआ, जैसे ही कंपनी डिसॉल्व हुई, तो जो भी पैसा आता है, ठीक है, वो क्लेम सेटल किए जाएंगे. पहले कोई टैक्स वगैरह देना है, किसी का कोई और लोन वगैरह है, वो सारी चीज़ें सेटल करने के बाद कंज्यूमर्स को पेमेंट करना है, कुछ भी करना है, जो भी क्लेम्स कंपनी के ऊपर है, वो सारे सेटल करने के बाद फिर किसको दिया जाएगा पैसा? सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. उसके बाद जो रेसिड्यू है, जो बचा कुचा है बाद में, वो दिया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को. तो डिविडेंड किसको मिलेगा? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, ठीक है. और लिक्विडेशन के टाइम पर सारे क्लेम सेटल होने के बाद सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा? preferential shareholders को. In other words, as compared to equity shareholders, the preferential shareholders have a preferential claim over dividend and repayment of capital. ये दो बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है. अब प्रेफरेंशियल शेयर्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं डिबेंचर्स के. डिबेंचर्स की डेफिनेशन क्या होती है मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन डिबेंचर्स एक तरीके से प्रेफरेंशियल शेयर्स के हिसाब से ही होते हैं. जैसे आपको एक लेटर दे दिया जाता है डिबेंचर में, कंपनी को आप पैसा दे रहे हो 1 करोड़ रुपए, और वो आपको एक लेटर दे देगा, ऐसा सर्टिफिकेट दे देगा, एक डिबेंचर दे देगा, जिसमें वो ये कहेगा कि आपको 1 साल बाद में 1 करोड़ 6 लाख रुपए दूंगा. तो ये डिबेंचर हो गया, ठीक है. अब ये दोनों सिमिलर कैसे हुए? जिस तरह डिबेंचर में एक फिक्स्ड आउटपुट मिल रहा है, एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है कि भाई 1 करोड़ रुपए पे 1 करोड़ 6 लाख रुपए ये 1 साल बाद देगा, वैसे ही प्रेफरेंशियल शेयर्स में भी यही चीज होती है कि कंपनी डिविडेंड के फॉर्म में आपको गारंटी देती है कि इतने समय बाद आपको इतना फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा. प्रेफरेंस शेयर्स रिजेंबल डिबेंचर्स एज दे बियर फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है. Also, as the dividend is payable only at the discretion of the directors and only out of profit after tax, to that extent these resemble equity shares. बात समझ आ गई आपको, ठीक है. मोटी मोटी बातें मैं आपको बता चुका हूं. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप यहां पर पढ़ रहे हैं. डिविडेंड जो है वो डायरेक्टर्स की डिस्क्रिप्शन के आधार पर दिया जाएगा. वो अगर कहेंगे तो ही दिया जाएगा. कब दिया जाएगा? जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तभी दिया जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि हमेशा ही दिया जाएगा, ठीक है. प्रॉफिट करेगी तभी देंगे, और टैक्स वगैरह के सारे क्लेम्स वगैरह निकाल के फिर दिया जाएगा. तो इस सिनेरियो में ये इक्विटी शेयर को ही रिजेंबल कर रहे हैं, ठीक है. तो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स के बीच में आते हैं. यहां कोई क्लेम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा. यहाँ पे 100% गारंटी कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा, और यहाँ पर मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता. डिविडेंड है, ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड नहीं मिलेगा. अगर डिविडेंड देना पड़ेगा तो पहले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को. देन डिबेंचर का पैसा रिटर्न टाइम जो अलॉटेड होता है डिबेंचर में उसी टाइम पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स का पैसा रिटर्न तभी होता है जब लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी होता है, डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी होता है. देन बात समझ में आ गई. तो प्रेफरेंस शेयर्स अगर हम इस तरह की बात करें तो इक्विटी शेयर्स में आते हैं, और अगर फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड की बात करें, फिक्स्ड रिटर्न की बात करें, तो वो डिबेंचर्स की तरह शो करते हैं. बात समझ आ गई. आगे चलें. एक जो सबसे बड़ा डिफरेंस है इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंशियल शेयर्स में, वो ये है कि यहाँ पर तो मिलते हैं वोटिंग राइट्स, यहाँ पर कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिलते. अगर आप यहाँ वोटिंग राइट्स क्यों मिलते हैं? क्योंकि आप ओनर बन जाते हो कंपनी के. अगर आपके पास इक्विटी शेयर है तो आप ओनर हो. जितने परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर है उतनी % ओनरशिप आपके पास है, और ओनरशिप अगर आपके पास है तो आप मैनेजमेंट को भी डेमोक्रेटिकली कंट्रोल कर सकते हो, और वोटिंग राइट्स भी आपके पास है. जबकि प्रेफरेंशियल शेयर्स में ना तो आपको ओनर बनाया जाता है और ना ही आपको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं. तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट एंजॉय एनी वोटिंग राइट्स. Then a company can issue different type of preference shares. अब different types में हमें जाना ही नहीं है कितने types हैं, ठीक है. हमें मोटी मोटी बात करनी है. शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, तो मोटी मोटी बात यहाँ पर कर लेंगे. Then आगे चलें. मेरिट्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा मेरिट जो है वो ये है कि फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न मिलता है. फिक्स्ड रेट ऑफ
रिटर्न। किसकी मेरिट्स की बात कर रहे हैं हम? प्रेफरेंस शेयर्स की। तो यहाँ पर फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है, डिविडेंड के हिसाब से मिल जाएगा, सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, दूसरी बात करें तो जिनको लो रिस्क चाहिए, है ना, एंड फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने भी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करो, आप कंपनी की ओनरशिप नहीं हो पाएगी, नहीं मिल पाएगी उस पर्टिकुलर बंदे को, और वोटिंग राइट्स नहीं मिल पाएंगे। इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट, एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव वोटिंग राइट्स। ठीक है, वहां पे क्या हो रहा था इक्विटी शेयर्स में? आप जितनी ज्यादा इक्विटी शेयर्स लॉन्च कर रहे हो, उतनी ज्यादा आपको ओनरशिप डिसॉल्व करनी पड़ रही है, उतनी ज्यादा आपको वोटिंग राइट्स देने पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा नहीं होता, तो कंपनी के हित की बात है। यहाँ इन्वेस्टर्स की हित की बात हो गई, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हो गया। फिर इन्वेस्टर्स की बात हो गई कि फिक्स रेट ऑफ रिटर्न हो गया, लो रिस्क हो गया। फिर कंपनी के हित की बात हो गई कि मैनेजमेंट वगैरह पे कंट्रोल नहीं हो रहा, वोटिंग राइट्स वगैरह नहीं मिल पा रहे, तो वो चीज कंपनी के हित में है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, आप पीडीएफ में सब कुछ है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी, ऑलरेडी मैं ये बता भी चुका हूँ, आपको समझा चुका हूँ, जब भी कंपनी डिसॉल्व होगी, रीपेमेंट की बात आएगी पूरे पैसे को, की 1 करोड़ की कंपनी है, 1 करोड़ आ गए, टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद जो पैसा बचा, वो पैसा सबसे पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। उनको हमेशा प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव ए प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। जैसे ही कंपनी का लिक्विडेशन होता है, सारे क्लेम्स वगैरह सब सेटल होते हैं, तो सबसे पहला पैसा जाएगा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास, और उसके बाद जो बचा कुचा है रेसिडुअल ओनरशिप इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। प्रेफरेंस कैपिटल डज नॉट क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको कोई वो डिस्टर्ब नहीं करता, जिस इक्विटी शेयर्स भी डिस्टर्ब नहीं करते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सेम ही मेरिट है दोनों चीज़ों की। डन हो गई बात, आगे चलें। लिमिटेशंस की बात करें प्रेफरेंशियल शेयर्स की, तो पहली लिमिटेशन तो ये होती है कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप रिस्क लेना चाहते हैं, हायर रिटर्न चाहते हैं, तो डिबेंचर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो आपको रिस्क नहीं है उसमें, उसमें हायर रिटर्न्स जो है वो नहीं मिलेंगे, फिक्स्ड रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर एसेट ऑफ द कंपनी। यहां पर ये क्या करता है? प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो क्या करता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाता है। अगर प्रेफरेंस कैपिटल नहीं होता तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ज्यादा इक्विटी होती। ठीक है, तो यहां पर एसेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को नुकसान पहुंचाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ ऑन प्रेफरेंस शेयर्स इज जनरली हायर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। डिबेंचर्स में ज्यादा फायदा है। आप डिबेंचर्स अगर देते हैं तो लेते हैं अगर किसी कंपनी का, तो वहां पर रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, जबकि यहाँ नहीं मिल रहा था। इस तरह से हमने ये बात की। ये दो और लिमिटेशन से ज्यादा काम की नहीं है, आप पढ़ सकते हैं पीडीएफ में, मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। आगे चलें, थोड़ा क्या है लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, तो ये अब इतना डेप्थ में आरपीएससी पूछता भी नहीं है। तो मोटी मोटी चीज़ें जो हमने यहाँ पर पढ़ी इक्विटी शेयर्स में और प्रेफरेंस शेयर्स में, ये है वो एक डिफरेंस पूछा जाएगा। डिबेंचर शुरू करने से पहले एक बार बता देते हैं, आपको टेबल बनानी है इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंशियल शेयर्स की। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर हाई रिस्क, ये क्या हो जाएगा? हाई रिस्क होता है इक्विटी शेयर्स में, यहाँ पर लो रिस्क होता है। ठीक है, दूसरा वोटिंग राइट्स यहाँ पर हैं, यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं है। तीसरा ओनर ऑफ द कंपनी है, ये ओनर ऑफ द कंपनी नहीं है। डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर कंपनी है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल ओवर कंपनी नहीं है। ठीक है, डिविडेंड यहाँ पर नहीं है, यहाँ डिविडेंड है। लिक्विडेशन के टाइम पर प्रेफरेंस दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, यहाँ दी जाएगी। तो ये इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ठीक है, एक बार आप लेक्चर को बैक में जाके ये वाले जो सारे पॉइंट्स हैं ये पढ़ लीजिए। और डन, तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ये भी एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और ये किस तरह से कंपनी को मनी प्रोवाइड कराता है, फाइनेंस प्रोवाइड कराता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे पूरी डेफिनेशन के साथ और टेक्निकल वर्ड्स के साथ। हालांकि मैंने मोटी मोटी जानकारी आपको ऑलरेडी पहले डिबेंचर्स के बारे में दे दी है, जब हमने इक्विटी यहाँ पर शेयर किया, यहाँ पर किया था ना अभी बात, ये वाली इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स और डिबेंचर्स।
इन दोनों के बीच में आता है प्रेफरेंशियस। डन। तो वो चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन अभी अपन टेक्निकल भाषा में बात करेंगे कि डिबेंचर्स होते क्या है। मैंने शायद यहाँ पर एक फोटो भी, हाँ ये देखिए फोटो जो है, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड जो है उसका ये एक डिबेंचर है। इसमें सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स लिखी हुई है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे अपन कि किस तरह, कितना अमाउंट आप दे रहे हो कंपनी को, कंपनी आपको कितने टाइम बाद रिटर्न देगी, कितना परसेंट ऑफ रिटर्न है, कौन सी डेट ऑफ इशू है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह सब यहाँ पर लिखा होता है। ये एक डिबेंचर है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, आपको छोटे छोटे अमाउंट्स में पैसा देना पड़ता है, शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। यहाँ पर इस तरह आपको एक डिबेंचर मिल जाता है। तो शुरू करते हैं डिबेंचर की डेफिनेशन के साथ। सबसे पहले ये वो होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज डिबेंचर्स के बारे में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखनी है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है फंड रेजिंग का, या हम कहें सोर्स ऑफ कैपिटल का, तो ये एक लॉन्ग टर्म डेब्ट कैपिटल है। लॉन्ग टर्म मतलब इसको चुकाने का जो समय होगा, रीपेमेंट का जो समय होगा, वो 1 साल से ज्यादा का होगा। देन सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि इसमें जो रिटर्न मिलेगा वो फिक्स्ड मिलेगा, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे रहता है। ठीक है, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो डिबेंचर पर ही मेंशन्ड होती है, डेट ऑफ रीपेमेंट वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि मैंने डिबेंचर आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह मेंशन होती है। आगे बात करें तो ये समझ में आ गया। पहली चीज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है, मतलब 1 साल से ज्यादा समय लगता है इसको चुकाने में, वापस इसका जो पेमेंट होता है वो 1 साल से ज्यादा का टाइम रहता है। दूसरा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। अगर आप 100 रुपए का डिबेंचर ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको 106 या 187 वो उसमें ही मेंशन रहेगा, वो कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि डिबेंचर आपको जब दिया जाता है तो कंपनी एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट आपको देती है, जैसा कि मैंने सर्टिफिकेट आपको दिखाया, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो फोटो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही है, ये एक डिबेंचर सर्टिफिकेट है, और इसमें सारी चीज़ें, एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट है, इसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, कितने पैसे आपने दिए हैं, कितने समय बाद आपको कितना रुपए मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द डिबेंचर इशूड बाय कंपनी। कौन इशू करता है? कंपनी इशू कर रही है। इज एन एक्नॉलेजमेंट, ये क्या एक्नॉलेजमेंट होता है, दैट द कंपनी हैज बोरोड, कि कंपनी ने बोरो किया है ये सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी विच इट प्रोमिसेस टू रीपे एट ए फ्यूचर डेट। क्या क्या होगा उसमें? कंपनी का नाम होगा जो कंपनी इशू कर रही है, दूसरा कितना पैसा में मेंशन होगा, इसके अलावा रीपेमेंट की डेट मेंशन होगी, और रीपेमेंट का जो पर्टिकुलर अमाउंट है कि कितना उसको परसेंटेज मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, वो उसमें होगा। ठीक है, अब डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो एक तरीके से उनको कहा जाता है जो लोन दिया है जिन्होंने कंपनी को। ठीक है, तो डिबेंचर होल्डर्स आर देयरफॉर टर्म्ड एज क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, की कंपनी को लोन देने वाले लोग होंगे। ठीक है, जिसके पास डिबेंचर है उस व्यक्ति ने डिबेंचर का लेने का मतलब हो गया कि कंपनी को उन्होंने लोन दिया है। बात समझ आ गई? ठीक है, वहाँ शेयर होल्डर्स अगर हैं तो वो क्या हो गए? ओनर्स ऑफ द कंपनी। और डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो क्राइटर्स ऑफ द कंपनी हो गए। देन आगे चलें। डिबेंचर होल्डर्स आर पेड अ फिक्स्ड स्टेटेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एट स्पेसिफाइड इंटरवल से 6 मंथ्स और 1 ईयर। ठीक है, हर 6 महीने बाद, अगर जैसे मान ले 10 साल के लिए आपने एक डिबेंचर लिया, तो उसमें 6% के हिसाब से, या जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके हिसाब से, हर 6 महीने बाद या 12 महीने बाद आपको एक निश्चित अमाउंट जो है वो वापस आपके अकाउंट में आता रहेगा। ठीक है, पब्लिक इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो जितने भी डिबेंचर्स होते हैं वो पब्लिक इशू किए जाते हैं, और इशू होने से पहले उनको एक रेटिंग एजेंसी जो होती है, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी तो होती है, वो उनको सर्टिफाई करती है। ठीक है, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रिसिल। क्रिसिल क्या होता है? क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑन एस्पेक्ट्स लाइक ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी, इट्स प्रॉफिटेबिलिटी, डेप्ट सर्विसिंग कैपेसिटी, क्रेडिट वर्दीनेस एंड द परसीव्ड रिस्क ऑफ लेंडिंग, ये सारी चीजें यहाँ पर है। बात समझ आ गई? ठीक है, ये सारी चीज़ें वो चेक करती है कि ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उस हिसाब से रेटिंग दी जाती है क्रिसिल द्वारा। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, डेप्ट सर्विसिंग कैपेसिटी क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, ये सारी चीज़ें होती है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स होते हैं जो अपन बॉक्स सी और बॉक्स डी में देखेंगे। एनसीईआरटी से लिया हुआ डेटा है, तो एनसीईआरटी में ऐसे ही बॉक्स सी और बॉक्स डी होते हैं। और ये बॉक्सेस जो होते हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आरपीएससी जो है वो जब एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाती है तो डायरेक्ट बॉक्स के डेटा के ऊपर क्वेश्चन बना देती है 5 नंबर का, और आपको बॉक्स का डेटा लिखना होता है, सीधे सीधे आपको मार्क्स मिलते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर ये बॉक्स सी और बॉक्स डी जो है वो एज इट इज आगे फर्दर स्लाइड्स में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, उसमें अलग अलग टाइप के डिबेंचर्स हैं।
कि जैसे कुछ डिबेंचर्स होते हैं 0% डिबेंचर हो गया, 0 इंटरेस्ट डिबेंचर हो गया, कुछ हो गया एसेट के बिहाफ पे डिबेंचर दिया जाता है कि आपका कोई एसेट जो है वो गिरवी रखा जाता है। तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग प्रकार के डिबेंचर है, लेकिन सब सारे डिबेंचर्स में कॉमन चीज़ ये है कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, लो रिस्क है, हाई आउटकम है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस कैपिटल, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिबेंचर की कॉमन है। आगे बात करें, वही जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर जो है डज नॉट कैरी एनी एक्सप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। मतलब कि एक आपको डिबेंचर दे दिया गया है और उसमें लेकिन इंटरेस्ट के बारे में मेंशन नहीं है, वो इंटरेस्ट जब आपको पेमेंट होगा तब वो बताया जाएगा या नहीं बताया जाएगा, वो सारी चीज़ें आगे उसमें मेंशन होती है। सामने जो आप फोटो देख पा रहे हैं ये एक डिबेंचर की फोटो है, कौन सी कंपनी इसको इशू कर रही है उसके बारे में लिखा हुआ है, कितने अमाउंट का है ये वो लिखा हुआ है, कितना इसको प्रीपेमेंट कितना होगा, वो सारी चीज़ें, और वो सारे साइंड वगैरह अथॉरिटी के वो सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी मेरिट्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो मेरिट है वो ये है फिक्स्ड इनकम रहती है, लेस रिस्क रहता है। फिक्स्ड इनकम क्यों हो गई? क्योंकि एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कंपनी जो है वो क्रेडिटर को देती रहती है, ठीक है। इसके अलावा डिबेंचर आर फिक्स चार्ज फंड्स एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को कितना ही प्रॉफिट हो रहा हो, कितना ही लॉस हो रहा हो, डिबेंचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। डिबेंचर्स के जो होल्डर्स हैं, जो क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी है, उन्होंने एक फिक्स्ड 6% पे अगर डिबेंचर लिया है तो 6% मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ क्या हो गया? रिस्क लो हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गई, फिक्स चार्ज फंड हो गए, प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके अलावा डिबेंचर जो है वो स्टेबल सोर्स ऑफ अर्निंग है। द इशू ऑफ डिबेंचर्स इज सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन द सेल्स एंड अर्निंग्स आर रिलेटिवली स्टेबल। अगर किसी कंपनी के पास कंपनी की स्थिति जो है वो स्टेबल हो चुकी है तो फिर वो डिबेंचर्स इशू करना शुरू करता है कि भाई अब स्टेबल है, अब लगातार इनकम होगी तो हम अपने क्रेडिटर्स को भी लगातार इनकम दे सकते हैं, वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पर डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ आ गई? आगे चलें। डिबेंचर्स जो है वो वोटिंग राइट्स कैरी नहीं करते, जैसे कि प्रेफरेंशियल शेयर्स भी नहीं करते, ठीक है। इक्विटी शेयर्स ही सिर्फ ऐसे होते हैं जो ओनरशिप देते हैं, मैनेजमेंट में डेमोक्रेटिक कंट्रोल देते हैं बाय वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो इसकी टक्कर में अगर डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं तो वोटिंग राइट्स जो है वो नहीं डिबेंचर होल्डर्स को, और वोटिंग राइट्स अगर नहीं मिलेंगे तो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो डाइल्यूट नहीं हो पाती, ठीक है। मैनेजमेंट भी पे भी कंट्रोल रहता है। फाइनेंसिंग थ्रू डिबेंचर्स इज लेस कॉस्टली, ये थोड़ा लेस कॉस्टली रहता है प्रेफरेंस शेयर से और इक्विटी शेयर से। प्रेफरेंस शेयर्स थोड़ा सा महंगा पड़ता है, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट एंड डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टेबल। डन, ये सारी चीज़ें हो गई। आप इसका रिवीजन जो है वो पीडीएफ से कर लेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया तो इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। लिमिटेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताऊं तो कंपनी के ऊपर रिस्क रहता है, डिबेंचर होल्डर्स के ऊपर रिस्क नहीं रहता। कोई ना कोई तो रिस्क बियर करेगा भाई, ये कंपनी है, ये डिबेंचर होल्डर्स है, ठीक है, ये सी है, ये डिबेंचर होल्डर्स है, तो या तो डिबेंचर होल्डर्स के पास रिस्क रहेगा, तो यहाँ तो रिस्क है नहीं। तो यहाँ रिस्क है क्योंकि इनको चाहे कंपनी लॉस में ही जा रही हो फिर भी डिबेंचर्स पे आपको प्रॉफिट यहाँ पर देना ही होगा। प्रॉफिट क्या? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर देनी ही होगी। कंपनी की अर्निंग्स फ्लक्चुएट भी होती रहेगी, भी कंपनी है वो डिबेंचर होल्डर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी हर महीने या हर 6 महीने में जो भी उसका इंटरेस्ट है वो देगी ही देगी, ठीक है। और फिर इसके बाद रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं कि आपको, आपने कह दिया कि भाई 1 साल बाद आप ये डिबेंचर रिडीम कर सकते हो, तो अब 1 साल बाद आपकी कंपनी की कितनी ही बुरी हालत हो आपको वो डिबेंचर रिडीम करना ही पड़ेगा, फाइनेंशियल डिफिकल्टी चल रही हो, कुछ भी कर, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी लिमिटेशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगी। तो इस तरह से हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। ये सारी जो टाइप्स ऑफ डिबेंचर है ये भी पढ़ लीजिएगा। 2 तरह के डिबेंचर, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, ठीक है। सिक्योर्ड मतलब कोई एसेट ऑफ द कंपनी उसके साथ लिंक हो गया, या कोई भी मॉर्टगेज कर दिया आपने एसेट ऑफ द कंपनी। रजिस्टर्ड और बियरर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल का मतलब ये हो गया कि डिबेंचर्स जो है वो शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, आइदर प्रेफरेंस शेयर्स में हो जाएंगे या इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, जैसे एक्सपायरी होगी डेफिनेट पीरियड की। इसके अलावा फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर्स होता है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ मोटी मोटी लिखी हुई है सोर्स ऑफ फाइनेंस की, वो मैंने आपको बता दी। ये सेकंड लेवल पे जा रहे हैं। आपकी इच्छा है, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है। वैसे तो सोर्स ऑफ फाइनेंस डिबेंचर पे पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। देन तो अभी तक हमने जो 3 चीज़ें पढ़ी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सारे लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस थे। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में फर्स्ट क्या है? एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। ये क्या होता है कि मान लीजिए आप हैं, ठीक है, और आपको एक
कोर्स बेचना है यहाँ पर, ठीक है। या कोई और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा कि मान लीजिए आपकी कंपनी है और यहाँ कस्टमर है, कस्टमर को यहाँ से टीवी लेना है, तो आपने कहा कि आप है ना हमें पेमेंट आज कर दीजिए, 1 महीने बाद में पेमेंट आपको टीवी दे देंगे। तो इन्होंने यहाँ 1 लाख रुपए यहाँ पेमेंट कर दिया और टीवी जो है 1 महीने बाद यहाँ पर डिलीवर हुआ। तो ये जो 1 लाख रुपए यहाँ आया, ये क्या हो गया, ये एडवांस फ्रॉम द कस्टमर हो गया। कितने टाइम के लिए लिया ये, 1 महीने के लिए, क्योंकि 1 महीने तक ये पैसा पड़ा रहा, लेकिन इन्वेंट्री जो है वो माइनस, जो प्रोडक्ट था वो डिलीवर नहीं। तो लगभग 1 महीने तक एडवांस फ्रॉम द कस्टमर जो है वो यहाँ वर्किंग कैपिटल में घूमता रहा। इफ द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर बिफोर देयर डिलीवरी, देन इट इज नोन एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। अगर डिलीवरी नहीं दी गई है और डिलीवरी से पहले एडवांस ले लिया गया है, तो वो एडवांस फ्रॉम द कस्टमर होता है और इस पर कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता। 1 लाख रुपए की चीज है तो 1 लाख रुपए ही लिया जाएगा। ये ध्यान में रहे, ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज पैसे ले लिए और आप प्रोडक्ट 1 1.5 साल 2 साल बाद दे रहे हो, तो कंपनी की इवेंचुअली वैल्यू डाउन होगी, इमेज डाउन होगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है तो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे देगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए की, और ठीक है, तो आप अपने बैंक से 2 लाख रुपए निकलो, ये ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। ये आपकी कंपनी की काम करता है। Bank provides a facility to their selected customers, then the available amount in their account, ठीक है, कि आपके पास जितना अमाउंट है अवेलेबल बैंक में उससे ज़्यादा आप निकाल सकते हैं। ये एक सेलेक्टेड कस्टमर्स को ही ये दी जाती है और इसे बैंकिंग ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ओवर हो गया कि ये लेवल है आपका और इससे ऊपर आप जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं। ये भी शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये 1 साल से कम की में ही काम करता है। आगे चलते हैं, लेक्चर का एंड करते हैं लगभग। ये कॉमर्शियल पेपर आ गया, ठीक है। कॉमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब ये 3 महीने से लेकर और 1 साल के बीच में काम करता है। ये एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है, ठीक है। मतलब आपको जो कंपनी है वो एक प्रोमिसरी नोट दे देगी कि हम आपको इतनी तारीख को पेमेंट करेंगे, ठीक है। और ये अनसिक्योर्ड होता है, कोई एसेट इससे लिंक, मॉर्टगेज नहीं होता है इसमें, ठीक है। रेज फंड फॉर शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड मतलब 90 दिन, ये 3 महीने हो गया, टू 364 डेज, 1 साल से कम। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो 1 साल से कम होगा। बीइंग अनसिक्योर्ड, ओनली फर्म्स हैविंग गुड क्रेडिट रेटिंग कैन इशू द सीपी एंड इट्स रेगुलेशन कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कॉमर्शियल पेपर के बारे में अगर आप लिखते हैं तो पहला पॉइंट जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे अनसिक्योर्ड होता है, दूसरा प्रोमिसरी नोट होता है, कौन इशू करता है, फर्म इशू करती है, ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, इसका टाइम पीरियड 90 दिन से लेकर 364 डेज तक रहता है। इस तरह की ये बात की गई है कि अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड है तो इसका मतलब ये हो गया कि गुड गुड रेटिंग एजेंसी, गुड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो होती हैं जिन्होंने फर्म्स को क्रेडिट किया है वो ही सिर्फ सीपी इशू कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। और इसकी जो रेगुलेशन है वो कौन करेगा, आरबीआई, ठीक है। तो पहला कॉमर्शियल पेपर में क्या हो गया, अनसिक्योर्ड है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, प्रोमिसरी नोट, तीसरा फर्म इसको इशू करती है, चौथा ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, पांचवा इसका रीपेमेंट का जो टाइम है वो 90 दिन से लेकर 364 डेज तक हो सकता है। पांचवा ये चूंकि ये अनसिक्योर्ड है, कुछ भी सिक्योरिटी इसमें नहीं है, गुड रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, उनसे जो सर्टिफाइड फर्म्स हैं वही इसको इशू कर सकती है और इसकी जो रेगुलेट करेगा वो कौन करेगा, आरबीआई। सारी चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब बात करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक इशू करते हैं, फर्म इशू नहीं कर रही है, ये लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू कर रही है कस्टमर्स के बिहाफ पे, ठीक है। तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेकंड पॉइंट, इशूड बाय बैंक्स। थर्ड पॉइंट, ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर्स विच प्रॉमिस टू मेक पेमेंट्स इफ कस्टमर्स फेल टू, ठीक है। मान लीजिए कंपनी है, ये कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, और ये यहां पर बैंक है, बैंक अपना बैंक, ठीक है। अब कस्टमर ने यहां से 1 करोड़ रुपए की कुछ खरीद की, ठीक है, सामान खरीद लिया, सामान इसके पास पहुंच गया। सामान खरीदने से पहले बैंक जो है वो यहाँ पर एलओसी दे रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, एलओसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में ये कह रहा है कि अगर कंज्यूमर ने ये 1 करोड़ रुपए का सामान खरीद लिया है और अगर कंज्यूमर पे नहीं कर पाता है तो अपना बैंक जो है वो अपना है तो वो पे करेगा, ठीक है।
तो लेटर ऑफ क्रेडिट इज इशूड बाय बैंक, इट इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, और अगर कस्टमर पेमेंट नहीं कर पाता है तो फिर बैंक ये गारंटी देता है कि मैं पेमेंट करूंगा और इससे रिकवरी की टर्म्स एंड। तो इस तरह से हमने सारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस यहाँ पर पढ़े। मेजर जो चैप्टर था वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के ऊपर था। शॉर्ट टर्म जो थे वो मैंने आपको 4-5 बता दिए सारे के सारे। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से एडवांस ले लेना, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म है, एक साल से कम में ले सकते हैं। दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से अपनी लिमिट से ऊपर के पैसे निकाल देना। लिमिट वो जो आपके बैंक अकाउंट में है, आपके बैंक अकाउंट में 10 रुपए हैं और आपने 15 रुपए का विड्रॉ कर लिया, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया 5 रुपये, ठीक है। ये सेलेक्टेड कस्टमर्स को ही मिलते हैं। सेलेक्टेड कस्टमर्स वो जिनका अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं, जो कंटिन्यूसली ट्रांजेक्शन्स वगैरह करते रहते हैं, अपने लोन रिपेमेंट्स टाइम पर करते हैं, वो सारी चीज़ें। तीसरा हो गया कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर के बारे में बता दिया आपको, फर्म इशू करती है, अनसिक्योर्ड होता है, प्रोमिसरी नोट होता है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई होता है, गुड क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो ही इसको इशू कर सकती हैं। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, 90 दिन से लेकर 364 डेज तक ही ये इशू होता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है तो 1 साल से ऊपर नहीं हो पाएगा। फोर्थ, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है वो बैंक इशू करता है। वो ये कहता है कि अगर कस्टमर पैसे नहीं लौटा पाता है आपकी कंपनी को तो बैंक लौटा। देन इसी के साथ आज का हमारे लेक्चर ख़त्म होता है। हमने क्या पढ़ाई की आज? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ा और सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमारा मैनेजमेंट का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट तो कंप्लीट हो ही चुका था। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी कंप्लीट हो गया, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करूंगा कैपिटल स्ट्रक्चर की और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट भी देख लेंगे, ठीक है। ये 3 टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ूंगा, इससे पहले के लेक्चर्स पढ़ाऊंगा। अगर ये पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो ये कवर कर लीजिए। टोटल 7 लेक्चर्स हो चुके हैं अब तक, ये 7th लेक्चर था जो मैं आपको करा रहा हूँ। नेक्स्ट 8th लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद हम सब्सिक्वेंटली आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे और जल्दी से जल्दी पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। देन तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 8th लेक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। थैंक यू।